चलिए आप सभी लोगों को नमस्ते और शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है? एक बार सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जल्दी से बताएंगे। आज हम लोग यहाँ पर सेट नंबर 110 का डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। 110वां नंबर सेट का डिस्कशन आपका स्टार्ट हो रहा है और सबसे पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है कि वायुयान खरे लूप में हवाई करतब दिखा सकता है। बताइए दिखा सकता है कि नहीं दिखा सकता है? अभी कुछ दिन पहले पटना में एयर शो हुआ था, वो कहीं ना कहीं इसी का एग्जाम्पल हमारा है। अगर वायुयान की बात करता है इसका मतलब है यहां पर सीधी सी बात है एयरक्राफ्ट की बात कर रहा है। और खरे लूप में यानी कि ऐसे वर्टिकली आपको ये कहा जा रहा है, ऐसे आपका घूम सकता है। खरे लूप में हवाई करतब हवाई करतब दिखा सकता है, ये आपका क्वेश्चन है। हवाई करतब दिखा सकता है, वो किसके कारण ऐसा हो सकता है? तो सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे भाई कि लूप की बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है? तो लूप की बात कर रहा है। देखो लूप कहने का मतलब हमारा क्या होता है? ऐसे घूम जाना पूरी तरीके से, ऐसे पूरी तरीके से घूम जाना, इसको लूप कहते हैं। ये लूप हमारा कहलाता है। और जब कोई भी चीज ऐसे सर्कुलर पाथ में अगर घूमता है तो लूप किसको कहते हैं? सर्कुलर पाथ को ही तो लूप कहते हैं। जो सर्कुलर पाथ होता है उसी को तो लूप कहते हैं। ये सर्कुलर पाथ जो हमारा होता है उसी को लूप कहते हैं। और सर्कुलर पाथ कैसे बनता है? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बनता, सॉरी सेंट्रीपिटल फोर्स से बनता है। इसके लिए सर्कुलर पाथ के लिए जिम्मेवार कौन है? तो सर्कुलर पाथ का जो कारण है, बनने का जो कारण है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। वो कौन सा फोर्स होगा मेरे भाई? तो हम कहेंगे यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स की हम बात करते हैं। और सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा केंद्र के अंदर लगता है। ये सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा केंद्र के अंदर लगता है। यहां केंद्र है, ये और केंद्र है, इसी के अंदर की तरफ हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? तो इसको अभिकेंद्रीय बल के नाम से जाना जाता है। ये कैसा बल होगा? तो इसको हम लोग अभिकेंद्रीय बल के नाम से हम लोग जानते हैं। और इसी अभिकेंद्रीय बल के माध्यम से वो क्या करता है? लूप भी बना सकता है, रोल भी कर सकता है, स्पिन भी कर सकता है। देखिएगा बहुत सारा प्लेन क्या करता है? रोटेट कर जाता है, ऐसे करके रोल कर जाता है, स्पिन कर जाता है। तो वहां पर भी आपका क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स ही काम करता है। तो जब कभी भी लूप बनाने की बात आती है तो लूप कहने का मतलब हमारा सर्कुलर पाथ। लूप कहने का मतलब हमारा कैसा पाथ होगा? तो कहेंगे सर्कुलर पाथ होगा। और जब भी सर्कुलर पाथ हमारा बनेगा तो उसके लिए कौन सा फोर्स रेस्पॉन्सिबल होगा? तो हम लोग सीधा कहेंगे उसके लिए हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा रेस्पॉन्सिबल होता है। इसका मतलब अभिकेंद्रीय बल के कारण वो क्या कर पाता है? अपने आप को रोटेट कर पाता है। और इस क्वेश्चन के आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स जो हमारा होता है वो कितना होता है? तो सेंट्रीपिटल फोर्स को एफसी से दिखाते हैं। इसको किससे दिखाते हैं? एफसी से। तो आपको फॉर्मूला भी याद रखना चाहिए। ये कितना होगा? तो एम बी स्क्वायर बाय आर। आर क्या है? तो हम कहेंगे आर हमारा क्या होता है? सर्कुलर पाथ का जो त्रिज्या होगा उसको कहते हैं। वी क्या? तो उसकी गति है। और द्रव्यमान क्या? तो उस हवाई जहाज की द्रव्यमान होगा। और एक तो इस टर्म में भी लिख सकते हैं, दूसरा इसको क्या लिख सकते हैं? तो ओमेगा के टर्म में भी लिख सकते हैं। एम ओमेगा स्क्वायर हमारा आर भी होता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, अभिकेंद्रीय बल का जो फॉर्मूला होता है, ये दोनों फॉर्मूला हमारे लिए क्या है? तो यहां पर यूजफुल है। ये दोनों फॉर्मूला हमारे लिए यूजफुल होता है। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात करते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो कहेंगे वी स्क्वायर बाय आर होगा। या फिर इसी को आप कह सकते हो ओमेगा स्क्वायर क्या होगा? तो कहेंगे यहां पर आर होगा। वी स्क्वायर अपॉन में आर बोल दीजिए या फिर ओमेगा स्क्वायर आर कह दीजिए। कहिए सर कैसे आप ये डायरेक्ट कह दिए? तो मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं कि एफ बराबर एम ए होता है। और जब एफ बराबर एम ए होता है तो इसमें दो टर्म छुपा हुआ है। एक तो एफ बराबर एम ए अगर कहेंगे तो एम तो यहां पे है ही, और इसका मतलब ए का मतलब हमारा वी स्क्वायर अपॉन में आर है। इसका मतलब ए हमारा क्या है? तो वी स्क्वायर अपॉन में आर है एक्सेलरेशन। यहां पर भी एफ बराबर एम ए कहते हैं तो एम हमारा हो गया, यहां एम हो गया, ओमेगा स्क्वायर आर हमारा एक्सेलरेशन हो गया, इसलिए हम इसको कहते हैं। तो इसको अगर हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं तो इसको हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना। इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग यहां पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। इस बात को ध्यान, अभिकेंद्रीय त्वरण कहते हैं। और इसको हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स के नाम से जानते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। सेंट्रीपिटल फोर्स हम लोग कहते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के डायरेक्शन में ही सेंट्रीफ्यूगल हमारा सेंट्रीपिटल हमारा एक्सेलरेशन भी होता है। तो इस क्वेश्चन के जो आंसर होंगे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा।
सर बायो एंड केमिस्ट्री करवा दीजिए, फिजिक्स का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा दीजिए प्लीज। सारा करवाएंगे, आप ध्यान रखिएगा। कल आप देखिएगा एसटीटी का क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो जाएगा। कल एसटेट में जो क्वेश्चन पूछा जाता है सुबह से, हम सुबह में शुरुआत करेंगे यूट्यूब पर भी, और पेड कोर्सेज भी उसके लिए लेकर के आए। पेड कोर्स में थोड़ा ज्यादा डिटेल में पढ़ाते हैं, तो अगर किसी को एसटेट क्वालिफाई करना है तो आप वहां से कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरे भाई अगर किसी का स्टेट हो चुका है तो उसको तो लगातार अपना टीआरई पर फोकस करना है। जिनका स्टेट नहीं हुआ था, स्टेट वाला जो करवाएंगे उसको करना है। अगला कहता है कि जब सीले बिस्कुट की थोड़ी देर के लिए, जब सील किया हुआ बिस्कुट को थोड़ी देर के लिए कहां रखते हैं? फ्रिज के अंदर रख देते हैं। अब आप घर में भी इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या है, तो कहेंगे सील किया हुआ बिस्किट है, और उसको बिस्किट को कहां रखना है? तो जो बिस्किट है उस बिस्किट को थोड़ी देर के लिए रेफ्रिजरेटर में रख दिया जाता है। थोड़ी देर के लिए कहां रखना है? तो थोड़ी देर के लिए हम लोग उसको कहां रखते हैं? तो फ्रिज में रखते हैं। और फ्रिज क्या है? रेफ्रिजरेटर है, तो इसको फ्रिज के अंदर रख दिया जाता है। अगर बिस्किट को आप फ्रिज के अंदर रखते हैं तो वो कैसा हो जाता है? ये क्वेश्चन में बोला गया है कि वह कुरकुरे हो जाता है। वो कैसा हो जाएगा? तो वो कुरकुरे हो जाता है। कुरकुरे क्यों हो जाएगा? क्योंकि उसके अंदर, अगर बिस्किट के अंदर थोड़ा बहुत भी नमी की मात्रा होगी तो हमारा जो फ्रीजर होता है वो क्या करता है? नमी को खींच लेता है। आप देखिएगा जो हमारा फ्रिज वगैरह होता है उसमें अगर कोई भी चीज रख दीजिएगा तो फ्रिज कहने मतलब रेफ्रिजरेटर, और रेफ्रिजरेटर का काम क्या होता है? रेफ्रिजरेटर का काम क्या होता है, इस बात को आप समझना। यहां पर अगर हम फ्रिज की बात करते हैं तो एक चीज आप समझ लीजिए, अगर हम फ्रिज की बात कर रहे हैं, ये जो हमारा फ्रिज होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग रेफ्रिजरेटर भी कहते हैं। या एसी को क्या कहते हैं? फ्रिज बोले या फिर एसी। घर में जो एयर कंडीशनिंग हम लोग लगाते हैं, घर में जो हमारा एयर एसी होता है, एयर कंडीशनिंग की हम बात करते हैं, तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि घर में फ्रिज और एसी जो लगाते हैं ना, इसको रेफ्रिजरेटर भी बोला जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग रेफ्रिजरेटर भी हम लोग कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर रेफ्रिजरेटर की अगर बात करते हैं तो इसका टर्म्स एंड कंडीशंस होता है। ये क्या करता है तो आपको ध्यान रखना, चाहे फ्रिज बोले चाहे एयर कंडीशनिंग बोले, इसका काम क्या होता है? इसका काम, इसको रेफ्रिजरेटर कह दीजिए, इसका काम क्या होता है? तो मेरे भाई सबसे पहला काम है, ये तापमान को क्या करता है? नियंत्रित करता है। ये कभी तापमान को घटाता नहीं है, ये तापमान को क्या करता है? तो तापमान को ये कंट्रोल करता है, या तापमान को ये मेंटेन करता है, ऐसे आप समझिए। तो हमारा जो एसी होता है या जो हमारा जो फ्रिज होता है वो तापमान को मेंटेन करता है। अगर फ्रिज का तापमान 25 डिग्री है तो 25 डिग्री मेंटेन करेगा, 10 डिग्री 10 डिग्री मेंटेन करेगा। फ्रिज बंद कीजिए, तापमान बढ़ जाएगा उसके अंदर का, तो फ्रिज करना बंद कर देता है। तो फ्रिज का मेन काम क्या होता है? चूंकि इसको रेफ्रिजरेटर ही हम लोग कहते हैं, चाहे ये बोलिए कि चाहे ये बोलिए, तापमान को ये क्या करता है? कहेंगे मेंटेन करता है। और तापमान घटाता नहीं है, तापमान को मेंटेन करता है। दूसरी बात, अगर रेफ्रिजरेटर की अगर हम बात करते हैं तो ये आर्द्रता को भी क्या करता है? तो कम करता है। ये आर्द्रता की अगर हम बात करते हैं तो आर्द्रता को ये क्या करता है? तो कहेंगे यहां पर कम करता है। इसका काम ये दोनों है, ये आर्द्रता को भी क्या करता है? कहेंगे कम करता है। अगर आर्द्रता को कम कर दिया इसका मतलब है कि नमी की जो मात्रा होती है उसको कम कर देता है। नमी की मात्रा को ये क्या करता है? नमी की मात्रा को कम करता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, नमी की मात्रा को कम कर देता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो नमी की मात्रा को कम कर देता है कौन? तो हम लोग कहेंगे रेफ्रिजरेटर, जिसको हम लोग यहां पर चाहे फ्रिज बोल दीजिए चाहे एसी बोल दीजिए, दोनों चलेगा। इसका मतलब है कि हम लोग सीधा कह सकते हैं, जैसे आप बिस्किट फ्रिज के अंदर रखेंगे तो ये फ्रिज क्या करेगा? उसके अंदर जो नमी होगा, अगर आप फ्रिज में बिस्किट को अगर रख देते हैं, जो बिस्किट है उसको आप कहां रख रहे हैं? तो बिस्किट को आप फ्रिज में रख रहे हैं, तो इसके नमी को क्या करता है? तो नमी में कमी कर देता है। और जैसे ही नमी में कमी कर देगा, जैसे ही नमी में कमी कर देता है, ये कर देगा, वैसे ही हम कहेंगे वो कैसा हो जाएगा? तो कहेंगे वो कुरकुरा हो जाता है। वो कैसा होगा? तो कहेंगे वो हमारा कुरकुरा हो जाता है। और आप देखिएगा क्रंची कुरकुरा हमारा हो जाता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो जाहिर सी बात है, रेफ्रिजरेटर में हमारा रेफ्रिजरेंट्स होता है जो कि गैस के रूप में होता है, और वो रेफ्रिजरेंट्स क्या करता है? नमी को अवशोषित कर लेता है, और बिस्किट आपका कैसा होता है? कुरकुरा हो जाता है। एक्चुअली में यही हमारा काम होता है। बताइए मेरे भाई, इसमें से कौन सा होगा? ठंड से अतिरिक्त नमी बाहर आ जाती है, फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। जो हमारा फ्रिज है, जो हमारा एयर कंडीशनिंग होती है, उसकी आर्द्रता कम होती है, ये कम करता ही है, इसलिए नमी को अवशोषित करके उसको क्या करता है? कुरकुरा कर देता है। तो आप ऐसी परिस्थिति में इस क्वेश्चन का आंसर क्या करोगे? ऑप्शन नंबर बी से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है, और ऑप्शन नंबर बी हमारा किसी भी सूरत में राइट हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा किसी भी सूरत में राइट हो जाएगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है, क्वेश्चन तो चलो ठीक है, आपको यह ध्यान रखना है कि हमारा जो एसी होता है, जो फ्रिज होता है, उसका मुख्य काम क्या है, तो तापमान को घटाता नहीं है, तापमान को मेंटेन करता है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि आर्द्रता को क्या करता है, तो कम करता है, और प्योरिटी ऑफ एयर देता है, यानी कि आपको उसके अंदर जो हवा होगा वो आपका कैसा होता है, प्योर एयर हम लोग को मिलता है। तो ये इसके पीछे का मेन कंसेप्ट है। तो आंसर यही करेंगे, यहां फ्रिज के अंदर आर्द्रता अधिक हो जाएगा, जब आर्द्रता अधिक हो जाएगा तो नमी अधिक हो जाएगा, और बिस्किट क्या होगा, तो खराब हो जाएगा। तो हम लोग कहेंगे ना तो हमारा ए आंसर करेंगे, ना तो आंसर हमारा सी करेंगे, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे कह रहा है किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। प्रतिबिंब अगर यहां पर बोला गया कि प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, तो वैसे प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं जो वास्तविक होगा। वैसे हम लोग जानते हैं मेरे भाई, अगर हम वास्तविक प्रतिबिंब की अगर हम बात करते हैं, जो वास्तविक प्रतिबिंब हमारा होता है, इस वास्तविक प्रतिबिंब को ही पर्दे पर आप प्राप्त कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को ही आप कहां दिखा सकते हैं, इसको पर्दा पर दिखा सकते हैं, इस बात को ध्यान रखना। इसी को आप पर्दा पर दिखा सकते हैं, अदरवाइज काल्पनिक को तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये आप किसको दिखा सकते हैं, वास्तविक, केवल और केवल वास्तविक प्रतिबिंब को आप पर्दा पर दिखा सकते हैं। केवल लिख दीजिए तो और भी बेहतर यहां पर हो जाएगा, कि कल के डेट में आपके दिमाग में थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि केवल और केवल वास्तविक प्रतिबिंब हमारा पर्दा पर दिखाया सकता है। और वास्तविक प्रतिबिंब हमारा अगर हो गया तो वास्तविक प्रतिबिंब छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, और समान आकार का भी हो सकता है। इसका मतलब मेरे भाई वास्तविक प्रतिबिंब सिर्फ होना चाहिए। तो हम कहेंगे आभासी में ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। काल्पनिक चीजें को हम लोग काल्पनिक चीज को कल्पना करते हैं, वो पर्दा के पीछे होता है, उसको पर्दा पर नहीं दिखा सकते हैं। इसका मतलब ये आभासी वाला तो हमारा टर्म होवे नहीं करेगा, ये एलिमिनेट हो गया। तो वास्तविक यहां भी, वास्तविक यहां भी, वास्तविक चीज को दिखा सकते हैं, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, समान आकार हो, फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये भी दिखा सकते हैं, ये भी दिखा सकते हैं। और इस क्वेश्चन के अगर आंसर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, बता दीजिए। तो आप कहेंगे पहला और दूसरा राइट है, तो पहला और दूसरा हमारा कहां पे है, ऑप्शन नंबर सी को आप देखिए गौर से। ऑप्शन नंबर जब सी को देखिएगा तो आपके आंसर आपको दिखाई दे रहे होंगे कि सी आंसर होने की संभावना यहां पर बहुत ही ज्यादा है। और इस क्वेश्चन के आंसर क्या करेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी आप राइट करेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपके राइट कहेंगे, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। सर प्लीज एनसीईआरटी पढ़ाने के लिए फ्रेश बैच आप ले आइए टियर 4 के लिए। मोइन अली जी, एनसीईआरटी की क्लासेस भी तो हमारा चल रहा है, बाद बाकी देंगे, अभी पहले जो चल रहा है उसको करिए। एनसीईआरटी के लिए अलग से हम कुछ करेंगे, टेंशन नहीं लेना, मेरे दिमाग में सब कुछ है। हम एवरीथिंग आपको हर चीज फॉलो करवाएं। अब ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये इतना अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर करके आप लोग बताइए। हम तो चाहेंगे कि एक बार आप लोग आंसर करिए। चलिए तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। तो एक बात आप देख रहे होगे कि दो हमारा यहां पर क्या है, तो हम कहेंगे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को जिगजैग पाथ में दिखाते, दोनों सीरीज में है। एक चीज की क्लियरिटी यहां पर क्लियर हो गई कि हमारे जो प्रतिरोध है वो कैसे हैं, प्रतिरोध कैसे सजा हुआ है। तो हम लोग सीधा देख रहे हैं कि जो प्रतिरोध हमारा है वो श्रेणी क्रम में है। प्रतिरोध कैसा है, तो कहेंगे श्रेणी क्रम में। एक कंसेप्ट हम लोग को यहां पर मिल गया कि प्रतिरोध कैसे जुड़ा हुआ है, तो प्रतिरोध हमारा श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। और अगर प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है तो इस सर्किट के अंदर जो करंट का फ्लो होगा वो कांस्टेंट होगा। टोटल करंट जो हमारा यहां बैटरी से निकलेगा, या बैटरी से जो टोटल करंट हमारा निकलेगा, वो जो टोटल करंट होगा वही हमारा इसमें भी होगा, वही हमारा इसमें भी करंट होगा। यानी श्रेणी क्रम में करंट का मान कांस्टेंट होता है। जिस अगर इस रेजिस्टेंस में जितना करंट पास करेगा उतना ही इस रेजिस्टेंस से भी करंट पास करेगा, क्योंकि श्रेणी क्रम में करंट का वैल्यू कांस्टेंट होता है। हाँ, इसमें वोल्टेज हमारा नॉट इक्वल टू कांस्टेंट होता है, वोल्टेज का मान बदल जाता है। ये हमारा श्रेणी क्रम समूह में होता है। इसी का जस्ट उल्टा हमारा समानांतर क्रम में होता है, याद रखना है आपको। अब आप एक बात बताइए, हम आपसे जानना चाहते हैं कि टोटल करंट निकालने के लिए आप ओम्स लॉ लगाएंगे, I इक्वल टू क्या रखेंगे, तो V अपॉन में R रखेंगे। टोटल वोल्टेज कितने वोल्ट का, तो 5 वोल्ट का। टोटल रेजिस्टेंस कितना, तो सीरीज में तो डायरेक्ट जोड़ देंगे, तो 6 4 कितना, तो 10 हो जाएगा। इसका मतलब ये 1/2 कितना, तो 2 एम्पियर करंट हमारा हो गया। लेकिन 1/2 एम्पियर जो करंट हमारा है, ये वो करंट है जो मेरे भाई इस रेजिस्टेंस में भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, और ये पूरी तरीके से हमारा करंट का फ्लो ऐसे होगा। और यही करंट हमारा कितना है, तो कहेंगे 1/2 एम्पियर का हमारा करंट फ्लो कर रहा है। अब आपसे क्वेश्चन जो पूछा है हम उस पे आते हैं। हम लोगों को एक चीज ध्यान रखना है, जब श्रेणी क्रम समूहन बोल दिया गया है, जब श्रेणी क्रम समूहन बोल दिया, देखो यहां पर समझते हैं, अगर श्रेणी क्रम समूहन अगर हमारा बोल दिया गया है, और श्रेणी क्रम समूहन में अगर हम लोग देख रहे हैं, तो हम लोग करंट को क्या मान रहे हैं, कांस्टेंट। तो हम कह सकते हैं सर इसमें अगर बोल, चूंकि हम लोग को पता है कि करंट तो सेम होगा दोनों में, लेकिन इसका वोल्टेज अलग होगा।
क्योंकि वोल्टेज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, इसमें वोल्टेज अलग होगा, V1 मान लेते हैं, और इसमें वोल्टेज क्या होगा कि इसमें वोल्टेज हमारा V2 होगा, तो V1 V2 निकालना तो पड़ेगा ना। तो V1 V2 कितना होगा, तो हम लोग कहेंगे सर V1 इक्वल टू क्या होगा, तो V1 इक्वल टू टोटल करंट I इंटू R1 हमारा हो जाएगा, और V2 इक्वल टू हमारा क्या होगा कि I इंटू हमारा R2 हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। तो अगर हम यहां पर पुट करेंगे तो V1 का मान निकलेगा, I हमारा कितना है, तो कहेंगे टोटल करंट हमारा जो आया है वो हाफ है, और हमारा पहले में रेजिस्टेंस कितना, तो 4 ओम में है, तो 4 से गुना कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 2 वोल्ट हमारा वोल्टेज हो गया। तो V1 में कितना वोल्टेज का ड्रॉप, हमारा पहले रेजिस्टेंस में कितना वोल्टेज का ड्रॉप होगा, तो कहेंगे हमारा 2 वोल्ट का होगा। V2 का भी निकल जाएगा, क्योंकि इसमें भी जितना करंट जाएगा उतना ही करंट इसमें भी जाएगा, करंट हमारा वही जाएगा। और करंट की वैल्यू कितनी है, तो कहेंगे हमारा करंट का वैल्यू तो हमारा हाफ है, और इसका रेजिस्टेंस कितना है, तो कहेंगे 6 ओम हमारा, इसको कट करिएगा तो ये 3 वोल्ट हमारा हो जाएगा। तो ये पता चल रहा है कि हम जितना वोल्टेज दिए थे और कुल मिलाकर के 5 ही हमारा आ रहा है, इसका मतलब 2 वोल्टेज 2 वोल्ट हमारा यहां होगा और 2 वोल्ट खर्च हमारा यहां पर होगा। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा था वो क्या पूछा था, 4 ओम प्रतिरोध के टर्मिनल के बीच विभवांतर पूछा गया था। तो 4 ओम का जो प्रतिरोध है उसमें आपसे पूछा गया कि कितना हमारा वोल्टेज होगा, तो 4 बोला तो 4 ओम वाला में कितना जाएगा, तो 4 ओम वाला में जो जाएगा हमारा 2 वोल्ट की हम बात करेंगे। तो 4 ओम वाले में कितना जाएगा, तो कहेंगे 2 वोल्ट हमारा होगा, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा हमारा क्या हो जाएगा, हम लोग सीधा कहेंगे इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है मेरे भाई राइट हो जाएगा। एक चीज इसमें हम आपको बताते हैं कि जैसे कभी कभी क्वेश्चन क्या देता है उसको समझिए गौर से। अगर यहां पर 4 ओम है और यहां पर 6 ओम है, 10 ओम है, और यहां पर 10 वोल्ट अगर बैटरी से जोड़ देते हैं, तो वैसी परिस्थिति में आप डायरेक्ट कह सकते थे कि सर वैसी परिस्थिति में जितना रेजिस्टेंस होगा उतना ही वोल्टेज होगा, लेकिन ये 10 होना चाहिए था। इन दोनों का एडिशन जितना है उतना एडिशन में अगर ये होता तो हम लोग डायरेक्ट कह सकते थे अगर ये 4 है तो ये 4 वोल्टेज भी होगा, 6 अगर हमारा रेजिस्टेंस है तो 6 हमारा वोल्टेज भी हमारा होगा, 6 वोल्ट। अगर लेकिन इन दोनों का समीशन 10 के बराबर होना चाहिए, तब आप डायरेक्ट कह सकते थे। ये केवल सीरीज की बात बता रहे हैं, ठीक है, और सीरीज के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करते हैं। तो आप बता दिए मेरे भाई वोल्टेज 1 वोल्टेज 2 हमारा कितना होगा, किस रेजिस्टेंस में कितना होगा, तो कहेंगे 4 ओम वाले में हमारा 2 वोल्ट होगा, तो हमारा 6 ओम वाले में 3 वोल्ट वोल्टेज का ड्रॉप होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, एक छात्र किसी गोलीय दर्पण का उपयोग करके एक कागज पर सूरज का एक स्पष्ट प्रतिबिंब फोकस करता है। स्पष्ट प्रतिबिंब फोकस करता है, इसका मतलब है कि वास्तविक प्रतिबिंब को दिखाता है, जो कुछ समय के बाद जलने लगता है। अब कागज पर एक जगह पर प्रकाश को जब आप प्रकाशित कीजिएगा तो कागज भी जलने लगता है, इस बात को ध्यान रखना। तो कुछ समय के बाद देखा गया कि जिस पॉइंट पर प्रकाशित किया गया है वो जलने लगता है कागज। तो बताइए वह दर्पण हमारा कौन सा सही है। सबसे पहला बात है मेरे भाई कि किसी एक बिंदु पर, अगर किसी एक बिंदु पर प्रकाश को जमा करना है तो उसके लिए हम लोग अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। शायद नहीं पता होगा तो आप जान लीजिए। तो हम लोगों के पास दर्पण की जब कहानी आती है तो इस दर्पण में आपको ध्यान रखना है। तो गोलीय दर्पण 2 तरह का हमारा होता है। हम लोग किस दर्पण की हम बात कर रहे हैं, तो हम दर्पण में देखते हैं तो 2 तरह का दर्पण जो गोलीय दर्पण होता है, एक हमारा अवतल दर्पण होता है और एक हमारा कैसा दर्पण होगा, तो एक हमारा उत्तल दर्पण होता है। एक गोलीय दर्पण में हम कहेंगे हमारा उत्तल दर्पण अवतल दर्पण होगा। अवतल दर्पण क्या करता है, प्रकाश को जमा करता है, ये प्रकाश को फैलाता है, इस बात को ध्यान रखना। अवतल दर्पण क्या करता है, तो प्रकाश को जमा करता है, ये प्रकाश को क्या करता है, एकत्रित करता है, ये प्रकाश को एकत्रित करने का काम करता है, ये प्रकाश को एकत्रित करता है, इस बात को आप ध्यान रखना। ये प्रकाश को एकत्रित करता है, जबकि ये प्रकाश को फैलाता है। ये प्रकाश को क्या करेगा, तो सीधा कहेंगे ये प्रकाश को फैलाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो एक प्रकाश को एकत्रित करता है और दूसरा प्रकाश को क्या करता है, तो फैलाता है। तो अब मेरे भाई हमको ध्यान रखना है कि जब प्रकाश मान लेता है ऐसे जा रही है और टकराने के बाद प्रकाश ऐसे जा रही है, टकराने के बाद किसी एक पॉइंट पर ही हमारा आ जाएगा। प्रकाश जा रही है एक पॉइंट पर आएगा, प्रकाश जा रही है एक पॉइंट पर आएगा, प्रकाश जा रही है एक पॉइंट पर आएगा। किसी एक बिंदु पर इतना ज्यादा प्रकाश की इंटेंसिटी हो गई कि वो कागज यहां जलने लगेगा। तो ऐसा काम कौन कर सकता है, ऐसा काम मेरे भाई जो प्रकाश को एकत्रित करेगा वही कर सकता है। तो आप अवतल दर्पण को अगर देखिएगा तो आपको इसकी क्लियरिटी क्लियर समझ में आ जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण का आकार ऐसा होता है, बाहर राइट साइड में पेंटिंग कर देते हैं, इसके बीचों बीच जो लाइन हम लोग पास कराएंगे उसको क्या कहेंगे, तो इसको प्रधान अक्ष कहते हैं। ये हमारा प्रधान अक्ष होता है और जहां कट करेगा वहां पर हमारा
बीच में पोल होगा, क्योंकि कर्व इधर मुड़ा हुआ है तो हम कहेंगे सेंटर हमारा इधर होगा, और सेंटर और पोल के बीच में हमारा मुख्य फोकस होता है। और हम सभी लोग जानते हैं मेरे भाई कि अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें कैसी होती है, तो अनंत से चाहे जितनी भी प्रकाश की किरणें आएंगी वो प्रधान अक्ष के समानांतर होती है, और जब समानांतर किरणें प्रकाश आकर के टकराती है दर्पण पर तो वो किससे पास करती है, फोकस से। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी किरणें हमारा ऊपर नीचे से जाना जाकर के टकराएगी, और जाकर के टकराएगी तो हमेशा वह किससे पास करेगी, तो फोकस से ही पास करेगी। तो आप देख रहे हैं कि टकराने के बाद किसी एक बिंदु पर फोकस हो रही है, और इस बिंदु पर अगर फोकस होगी, अगर इस बिंदु पर फोकस्ड होगी, सारी प्रकाश किरणें आकर के यहां टकराएगी, और जितने भी समानांतर किरणें जाके टकराएगी सभी की सभी टकराने के बाद फोकस पर ही पॉइंट करेगा। इसका मतलब ये फोकस पर इतना इंटेंसिटी प्रकाश का बढ़ जाएगा कि ये जगह हमारा जलने लगेगा। तो एक बात बताइए मेरे भाई, ये वही कह रहा है, कह रहे एक छात्र किसी गोलीय दर्पण का उपयोग करता है, एक्सपेरिमेंट करता है, और एक कागज पर क्या करता है, सूरज का, और सूरज से आने वाली किरणें कैसी, तो समानांतर ही होती है, इसलिए ये सूरज से आ रही है, समानांतर ही होती है। उसको प्रतिबिंब को फोकस करता है, तो जो कुछ समय के बाद क्या होता है, वहां पे जलने लगता है, वो कागज यहां पर जलने लगता है, इस बात को ध्यान रखना। और यह दर्पण कौन सा कर सकता है, तो वो केवल और केवल अवतल दर्पण करेगा। केवल कौन करेगा, तो ये अवतल दर्पण ही कर सकता है, अदरवाइज कोई नहीं करेगा। तो मेरे भाई वो दर्पण कैसा होगा, तो गोलीय दर्पण का वो अवतल दर्पण होगा, ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। दूसरी बात, अगर अवतल दर्पण की फोकस दूरी की बात करते हैं तो हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा अवतल दर्पण है, और इधर पेंटिंग कर दीजिए, इसके बीचों बीच जो लाइन पास करेगा उसको प्रधान अक्ष कहते हैं। हमारा पोल हो गया, यहां सेंटर होगा, और यहां पर हमारा फोकस होगा। अगर हम लोग फोकस दूरी की अगर बात करते हैं तो आप ये समझ लीजिए, साइन कन्वेंशन आप नॉर्म आप ऐसे ही पढ़ते हैं, जो नंबर सिस्टम वगैरह में आप देखते होंगे कि यहां से इधर जाएंगे तो प्लस, इधर जाएंगे तो आप माइनस लेते हैं, ऊपर जाते हैं तो प्लस लेते हैं, नीचे जाते हैं तो माइनस लेते हैं। सेम साइन कन्वेंशन आपको यहां से यूज करना है। तो जिस तरीके से ऑरिजिन से आप राइट जाते हैं तो प्लस, ऑरिजिन से लेफ्ट आते हैं तो माइनस, उसी तरह से पोल से अगर राइट जाएंगे तो आप इसको प्लस कहेंगे, और पोल से अगर लेफ्ट जाएंगे तो आप इसको माइनस कहेंगे। तो हम आपसे जानना चाहते हैं मेरे भाई कि कोई भी दूरी कहां से मापते हैं दर्पण में, तो पोल से मापते हैं। कोई भी दूरी दर्पण में कहां से मापते हैं, तो कहेंगे पोल से मापते हैं। तो पोल से मुख्य फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहेंगे, और आप पोल से इधर आएंगे तो माइनस, पोल से उधर जाएंगे तो प्लस, इसका मतलब पोल से इधर आ रहे हैं, इसका मतलब फोकस दूरी माइनस होगा। तो ये बात क्लियर हो गया कि जो अवतल दर्पण आप ले रहे हैं उसकी फोकस दूरी माइनस होना चाहिए। यहां तो धनात्मक दे रखा था, फोकस दूरी कैसा होना चाहिए, ऋणात्मक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, ऋणात्मक होना चाहिए। ये आपका गलत हो गया, ये आपका गलत हो गया। दूसरा बात है मेरे भाई, हम लोग कहते हैं कि जो प्रकाश को एकत्रित करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण कहते हैं। इसको हम लोग कौन सा दर्पण कहते हैं, तो इसको हम लोग अभिसारी दर्पण के नाम से जानते हैं। और जो प्रकाश को फैलाता है इसको हम लोग अपसारी दर्पण कहते हैं। डाइवर्जिंग मिरर के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। तो एक हमारा अभिसारी, तो एक हमारा कैसा, तो कहेंगे अपसारी दर्पण होता है। तो एक प्रकाश को फैलाता है और एक प्रकाश को एकत्रित करता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो मेरे भाई ये अभिसारी हमारा हो जाएगा। इसका मतलब है कि इसके आंसर अगर करेंगे तो ये गलत हो गया, ये सही हो गया। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होंगे। ऑप्शन नंबर ए और सी राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए और सी हमारा राइट कहां है, तो ऑप्शन नंबर ए और सी राइट हमारा यहां है। ऑप्शन नंबर बी में आप देख पा रहे होंगे, ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका क्या हो जाएगा, तो कहेंगे राइट हो जाएगा। ठीक है, बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इतना बात बता दीजिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या आता है, किसी दिए गए पदार्थ के तार की लंबाई कितनी है। तो तार की लंबाई को आप मान लीजिए कितना है, तो तार की लंबाई L है, और प्रतिरोध कितना है, तो उसका प्रतिरोध तार का कितना, तो आ रहा है। कह रहा उसी पदार्थ से निर्मित, इसका मतलब पदार्थ सेम है, उसी पदार्थ से निर्मित, मतलब पदार्थ जो है हमारा वो पदार्थ सेम है, इस बात को ध्यान रखना। यानी उसका रेसिस्टिविटी हमारा सेम है, तो उसी पदार्थ से निर्मित है, लेकिन लंबाई कितना गुना कर दिए, तो लंबाई 9 गुना कर दिए। चलो इसको मार्क कर लिए। और दूसरा बात कह रहा है कि एक तो उसी पदार्थ से निर्मित है, मतलब पदार्थ नहीं बदल रहा है। उसके बाद कहता है कि समान अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी है, इसका मतलब मेरे भाई उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी नहीं बदल रहा है। तब कहता है कि वैसी परिस्थिति में आपको बताना है कि जो अन्य तार हमारे बन करके आएंगे, एक अन्य तार का प्रतिरोध हमारा क्या होगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, फाइनली ये क्वेश्चन पूछा। देखो ऐसे क्वेश्चन को हमेशा कैसे बनाते हैं, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आप आता है ना, तो आप एक बात जानते होंगे कि कंडक्टर की बात करते हैं, चालक की हम लोग जब बात करते हैं, जो चालक होता है, जो कंडक्टर होता है, उसके लिए रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला आपको पता होगा, R बराबर हमारा रो इंटू क्या होता है, L अपॉन में A होता है। और ये फॉर्मूला केवल और केवल
सुचालक में लगता है, इस बात को भी याद रखना है। अब यहां पर मामला क्या है कि जो एक समान है, जो कांस्टेंट है, उसको काट देंगे। उसी पदार्थ से बने हुए, इसका मतलब पदार्थ की प्रकृति पर कौन निर्भर करता है? रेसिस्टिविटी, जिसको रो से दिखाते हैं, इसका मतलब सेम पदार्थ है, पदार्थ में कोई परिवर्तन है, उसको काट दिए, वो कांस्टेंट है। आगे कहता है कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी क्या, तो एक समान है, इसको भी काट देंगे। इसका मतलब ये दोनों के दोनों टर्म कांस्टेंट है। तो क्या इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो है ये समानुपाती लंबाई का हो जाएगा? अगर रेजिस्टेंस समानुपाती लंबाई का हो गया, अगर रेजिस्टेंस समानुपाती लंबाई का हो गया, अगर आप लंबाई को अगर 9 गुना करते हो, अगर लंबाई को अगर 9 गुना करोगे, तो जाहिर सी बात है ये समानुपाती का है, तो रेजिस्टेंस भी कितना गुना हो जाएगा? तो ये भी हमारा 9 गुना हो जाएगा। यानी कि पहले रेजिस्टेंस जितना था, बाद का रेजिस्टेंस हमारा होगा पहले के रेजिस्टेंस का 9 गुना हो जाएगा। अगर पहले रेजिस्टेंस R था, तो बाद का रेजिस्टेंस हमारा 9 इंटू R हो जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर जाओगे, तो आप ऑप्शन को देखोगे और ऑप्शन नंबर सी में आपको नजर आ रहा होगा, और इस क्वेश्चन के आप आंसर्स यहां से डायरेक्ट कर सकते हो। इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत डिटेल में क्वेश्चन को सॉल्व करने का एकदम जरूरत नहीं है, आप आसानी से आंसर कर सकते हो। आंसर सही से नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि चल नहीं रहा, 144 हो जा रहा है और बार बार रुक जा रहा है। सबका वही हाल है। सांभवी सिंह कह रही हैं सबका वही हाल है, बार बार नेट क्यों रुक रहा है वो? चलिए थोड़ा सा रिफ्रेश वगैरह करिए, आप लोग भी कुछ कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तो नेट का क्या इशू है। एक लंबी एक समान परिच्छेद की सुचालक छड़ के एक सिरे से दूसरे सिरे तक अस्थाई अवस्था में उष्मा का प्रवाह हो रहा है। मेरे भाई किस अवस्था में हो रहा है? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि अस्थाई अवस्था में, अस्थाई अवस्था में यानी कहने का मतलब स्टेशनरी मीडियम में, अस्थाई अवस्था में क्या हो रहा है? तो यहां पर उष्मा का प्रवाह हो रहा है। अस्थाई अवस्था में किसका प्रवाह रहा है? उष्मा का प्रवाह हो रहा है। दूसरी बात है मेरे भाई, ये सुचालक छड़ की बात कर रहा है। सुचालक छड़ के एक सिरे से दूसरे सिरे पर जा रहा है। छड़ कहने का मतलब आप समझ रहे हैं, छड़ कहने का मतलब सॉलिड्स की बात करता है, ठोस की बात करता है। तब कहता है कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित उष्मा जो है वह अनुक्रमानुपाती नहीं है। किसका अनुक्रमानुपाती नहीं? अनुक्रमानुपाती का समानुपाती मतलब नहीं है। तो एक बात आप समझ लीजिए मेरे भाई, कितना प्यारा क्वेश्चन है। सुचालक छड़ की बात कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है? तो सुचालक छड़ की बात कर रहा है। तो सुचालक छड़ कहने का मतलब जो कंडक्टिंग रड हमारा, सुचालक छड़ को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो वैसा छड़ जिससे करंट पास कर सकता है, ये कंडक्टिंग रड भी आप इसको कह सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी छड़ है, सुचालक अगर है, सुचालक छड़ है, तो इसका मतलब ये सॉलिड है, इसका मतलब ये सॉलिड है और ये ठोस हमारा है। और हम सभी लोग जानते हैं कि अगर कोई भी ठोस वस्तु अगर हमारा होता है, तो उसमें उष्मा संचरण अगर हमारा होता है, तो चालन विधि द्वारा उष्मा का संचरण होगा। ठोस में किस विधि द्वारा होगा? तो हम लोग ये जानते हैं कि ठोस वस्तु में चालन विधि द्वारा उष्मा का संचरण होगा। चालन विधि द्वारा उष्मा का संचरण होना, चालन विधि द्वारा उष्मा का यहां पर संचरण होगा, यह बात आपको ध्यान रखना। किस विधि द्वारा? तो चालन विधि द्वारा उष्मा का संचरण होता है। किसमें? तो मेरे भाई केवल और केवल चालन विधि द्वारा। और मैंने आपको बताया था चालन विधि द्वारा उष्मा का संचरण होता है, ठोस में होता है, और ठोस का जो माध्यम होना चाहिए वो स्टेशनरी होना चाहिए, और बोल विधि अस्थायी अवस्था में वो है। तो एक सिरा से दूसरे सिरा पर हमारा हीट जा रहा है। मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, तो हमारे पास ये कंडक्टर है, और इस कंडक्टर में एक छोर से दूसरे छोर पर हमारा हीट जा रहा है। आप किसी भी चीज को गर्म करते हैं, चम्मच को गर्म करते हैं, एक एंड जब आप गर्म करते हैं तो दूसरा एंड भी गर्म हो जाता है, इसका मतलब उष्मा का संचरण हमारा इस दिशा में हो रहा है। अगर यहां का तापमान ज्यादा है और यहां का तापमान अगर हमारा कम है, तो उष्मा संचरण की जो दिशा होगी उच्च तापमान से निम्न तापमान की तरफ होगी, यानी ये उष्मा संचरण हमारा होगा, जिसको क्यू कहते हैं। एक्चुअली में क्यू क्या है, तो कहेंगे यहां पर ये उष्मा संचरण को बताता है। ये क्या है? तो उष्मा संचरण को बताता है। और एक बात आप समझ लीजिएगा, ठोस माध्यम में उष्मा संचरण अगर हमारा होता है तो चालन विधि द्वारा होता है। उसके लिए एक इक्वेशन दिया गया है, किसके द्वारा? तो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इक्वेशन दिया है कि जब भी किसी भी ठोस में उष्मा संचरण अगर हमारा होगा, किस विधि द्वारा? तो चालन विधि द्वारा होगा, तो वह उष्मा संचरण हमारा कितना होगा? तो कहेंगे Q इक्वल टू के डी टी अपॉन में क्या होगा? तो कहेंगे dx होगा। अब यहां पर समझिएगा के क्या है, तो जिस छड़ की हम बात कर रहे हैं उस छड़ का उसमें चालकता होता है, और उसमें चालकता अलग अलग पदार्थ के लिए अलग अलग होता है। जैसे लोहा है, स्टील है, सबका उसमें चालकता अलग अलग, सबके लिए के का मान अलग अलग होगा, इस बात को ध्यान रखना। तो ये उसमें चालकता का मान होता है। एक क्या है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारा हो जाएगा, जिस एरिया से यहां पर हमारा इंटर किया उस एरिया से हमारा बाहर निकल रहा है। और dt क्या है, तो तापमान में अंतर, यहां का तापमान ज्यादा, यहां का तापमान कम, तापमान में हमारा अंतर होगा।
तो और ये dx हमारा क्या है, तो मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना, जो dx है वो इन द सेंस ऑफ हमारा क्या, तो लंबाई है। dx हमारा इन द सेंस हमारा क्या, तो कहीं इसकी लंबाई की हम बात कर रहे हैं, इसकी लंबाई की हम बात कर रहे हैं। dx हमारा किस सेंस में है, तो लंबाई के सेंस में है। अब आपको पास ये फॉर्मूला है ना, तो आप इजीली बता दोगे। और ये किसने बताया था मेरे भाई, चालन विद्युत ऊष्मा का संचरण अगर हमारा होता है, ये इक्वेशन जो दिया है ये फॉरियर नामक साइंटिस्ट ने दिया है। याद रखना नाम साइंटिस्ट का, फॉरियर की हम बात करते हैं। किसने दिया था, तो फॉरियर, साइंटिस्ट का नाम है फॉरियर ने ये इक्वेशंस दिया था, इसलिए इस इक्वेशंस को फॉरियर इक्वेशंस भी कहा जाता है। अब Q बराबर हमारे पास फॉर्मूला है कि Q बराबर क्या होगा, तो कहेंगे के ए डी टी अपॉन में dx होगा। अब समानुपाती भी तो कर्मानुपाती को आप ढूंढ लीजिएगा। अगर इस फॉर्मूला को अगर आप देखेंगे तो कौन किसके समानुपाती है, आप कहेंगे सर सबसे पहला टर्म तो देख रहे हैं कि Q जो है ये समानुपाती किसका, तो K का। दूसरा टर्म हम लोग देख रहे हैं कि Q जो है समानुपाती किसका, तो कहेंगे एरिया का। तीसरा हम लोग देख रहे हैं कि Q जो है वो समानुपाती किसका, तो dt यानी कि तापमान में अंतर का। चौथा हम लोग देख रहे हैं कि Q जो है ये वित्तकर्मानुपाती किसका, तो कहेंगे dx, यानी dx कहने मतलब लंबाई का। यानी कहने का मतलब है मेरे भाई कि आप इन सभी पैरामीटर को आप देख पा रहे होंगे किसके कौन समानुपाती है, किसके कौन समानुपाती है और किसके कौन वित्तकर्मानुपाती है। तो वित्तकर्मानुपाती केवल और केवल लंबाई के केस में, हमारा थिकनेस के केस में हमारा हो रहा है। तो आपको मेरे भाई ये सारा का सारा फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए, कौन किस पर हमारा कैसे निर्भर है। तो उष्मा संचरण हमारा निर्भर है थर्मल कंडक्टिविटी पर, जितना ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी उतना ही फास्ट उष्मा का संचरण होता है। दूसरा हमारा यहां पर दे रखा है, दूसरा हमारा दे रखा है कि अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर हमारा ज्यादा होगा तो वैसे में उष्मा संचरण भी हमारा क्या होगा, कहेंगे फास्ट होगा। उसके बाद दे रखा है कि तापमान में अगर अंतर हमारा ज्यादा होगा, dt ज्यादा होगा तो उष्मा संचरण यहां भी फास्ट होगा। और तीसरा हमारा दे रखा है अगर लंबाई अगर ज्यादा हो गया, यानी dx अगर थिकनेस मोटाई अगर ज्यादा है तो उष्मा संचरण हमारा स्लो होता है। तो ये इसका रिलेशन है। अब आप इस पर पहुंचिए, पता चल जाएगा। आपसे पूछा गया कौन समानुपाती नहीं है, तो मेरे भाई परिच्छेद कैसा है, तो परिच्छेद मतलब एरिया, एरिया समानुपाती है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो ये तो समानुपाती है, कौन समानुपाती नहीं है उसको देखना है। यहां पर छड़ की लंबाई, तो मेरे भाई dx मतलब क्या है, dx मतलब लंबाई की बात कर रहे हैं, इसको लंबाई के सेंस में आप लीजिएगा, ये लेंथ के सेंस में हम आपको बता रहे हैं। तो लंबाई उष्मा संचरण का वित्तकर्मानुपाती है, तो ये हमारा समानुपाती नहीं हो गया, ये वित्तकर्मानुपाती है। दोनों सिरे के ताप में अंतर, ताप में अंतर को dt से दिखाते हैं और ये इसके समानुपाती में है, तो ये समानुपाती में है। आपसे पूछा गया मेरे भाई कौन अनुक्रमानुपाती नहीं है, कौन समानुपाती नहीं है, तो समानुपाती जो नहीं है वो कौन सा ऑप्शन होगा, तो जो ऑप्शन समानुपाती नहीं है वो ऑप्शन आपका बी होगा। और ऐसी परिस्थिति में आप आंसर क्या करेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। और याद रखना मेरे भाई यहां पर जो कंडक्शन का कंसेप्ट दिया था वो फॉरियर नामक साइंटिस्ट ने दिया था, और उन्होंने एक इक्वेशंस दिया था Q बराबर के ए डी टी अपन में dx। चुपचाप क्या क्या लिखता है जी। शिवानी सिन्हा क्या कह रही हैं, गया से हैं। बताइए समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया समझ में, एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन करके बताइए। हम पढ़ा रहे हैं और तुम लोग जो है यही सब करो। चलो अगला, कौन सा अवरक्त तरंगदैर्घ्य किसके द्वारा प्रदर्शित होती है, तो अवरक्त तरंगदैर्घ्य का जो तरंगदैर्घ्य होता है उसका जो तरंगदैर्घ्य का वेवलेंथ रेंज होता है हमारा 10 के पावर -4 सेंटीमीटर हमारा होता है। ये मान्य है, ये हमारा मान्य है, इसको आप टिक आउट कर लीजिएगा सेंटीमीटर में हमारा। आगे, तरंग गति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा हमारा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है, ये स्टेटमेंट आपको बताना है। बताइए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है तरंग गति के संबंध में। तो मेरे भाई एक बात हम सभी लोग जानते हैं कि जब कभी भी हमारे सामने में तरंग की बात आती है तो तरंग हमारे कितने तरह के होते हैं, तो तरंग हमारा दो तरह का होता है। एक हमारा अनुप्रस्थ तरंग होता है और एक हमारा कैसा तरंग होगा, तो एक हमारा अनुदैर्घ्य तरंग होता है। हमने कई बार आपको बोला है ये हमारा अनुदैर्घ्य तरंग हमारा होता है। एक अनुप्रस्थ तरंग होगा तो एक अनुदैर्घ्य तरंग होगा, और जो अनुप्रस्थ तरंग होता है ये प्रकाश तरंग को कहते हैं। ये किसको कहते हैं मेरे भाई, तो ये हमारा प्रकाश तरंग को कहते हैं। और अनुदैर्घ्य तरंग किसको कहते हैं, जो ध्वनि तरंग होता है उसको हम लोग कहते हैं। ये हमारा ध्वनि तरंग की हम बात करते हैं उसको कहते हैं। लेकिन अनुप्रस्थ तरंग की अगर बात करते हैं और अनुदैर्घ्य तरंग की बात अगर करते हैं तो इसको चलने के लिए माध्यम चाहिए और इसको चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती है, इस बात को आप ध्यान रखना। तो मेरे भाई तरंग की बात करते हैं, वेव की बात कर हम लोग करते हैं, तो तरंग हमारा कितना, तो अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य होता है। और जो अनुदैर्घ्य तरंग हमारा होता है इसको यांत्रिक तरंग भी कहते हैं, इसको हम लोग यांत्रिक तरंग कहते हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और जो अनुप्रस्थ तरंग हमारा होता है इसको क्या कहते हैं, इसको अयांत्रिक तरंग कहा जाता है।
इसको हम लोग अयांत्रिक तरंग के नाम से हम लोग जानते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना। एक यांत्रिक तरंग, दूसरा हमारा अयांत्रिक तरंग होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। एक मैकेनिकल वेव होगा तो एक हमारा नॉन मैकेनिकल वेव होता है। अब समझना मेरे भाई कि जब यांत्रिक तरंग की हम बात करते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग की हम बात करते हैं, इसको चलने के लिए क्या चाहिए? माध्यम चाहिए। इसको गमन करने के लिए क्या चाहिए? तो मीडियम की आवश्यकता होती है, यानी इसको गमन करने के लिए माध्यम चाहिए, और इसको गमन करने के लिए क्या चाहिए? तो माध्यम चाहिए। ये माध्यम रहेगा तभी ये आगे बढ़ेगा। तो माध्यम का मतलब क्या होता है? माध्यम का मतलब हमारा होता है ठोस भी हो सकता है, माध्यम हमारा द्रव भी हो सकता है, और माध्यम हमारा गैस भी माध्यम हो सकता है। अलग अलग माध्यम हमारा होता है, और ये तीन ही माध्यम हमारा हम लोग काउंट करते हैं। लेकिन इसको गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यहां पर माध्यम की जरूरत नहीं होती है। यहां पर माध्यम रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं, यहां पर माध्यम की जरूरत नहीं होती है। यहां पर ठोस, द्रव और गैस की जरूरत, माध्यम की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अनुप्रस्थ तरंग हमारा ऐसा तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग मेरे भाई द्रव और गैस में उत्पन्न नहीं होता है, जबकि अनुप्रस्थ तरंग हमारा ठोस में भी उत्पन्न होता है। नोट करके लिख लीजिएगा, बड़ा काम का चीज आपको बता रहे हैं, ये नोट करके लिख लीजिएगा। हम लोग अनुदैर्ध्य को तो जानते हैं कि ठोस, द्रव और गैस में उत्पन्न होता है, लेकिन अनुप्रस्थ तरंग की अगर हम बात करते हैं ना, हम अगर अनुप्रस्थ तरंग की अगर बात करते हैं, नोट करके मेंशन कर लीजिएगा, यह अनुप्रस्थ तरंग केवल ठोस में, केवल ठोस माध्यम में उत्पन्न होता है, केवल ठोस माध्यम में उत्पन्न होता है। यह बात आपको ध्यान रखना, केवल ठोस माध्यम में उत्पन्न होता है। और जब केवल लगा दिए तो समझ लेना चाहिए कि सर द्रव और गैस में नहीं होगा, और ये तो याद रखना। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, अगर हम अनुप्रस्थ तरंग नहीं छोड़ करके अनुदैर्ध्य की अगर हम बात करते हैं, और आपको पता होना चाहिए अनुदैर्ध्य तरंग की अगर हम बात करते हैं, ये अनुदैर्ध्य तरंग हमारा ठोस, द्रव और गैस सब में, ये ठोस में भी उत्पन्न होगा, ये द्रव में भी उत्पन्न होगा, और ये गैसियस माध्यम में भी उत्पन्न हो जाता है। इस बात को ध्यान रखना, ये ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम में उत्पन्न होता है। ये तीनों माध्यम में, ये तीनों माध्यम में क्या होगा? तो यहां पर हमारा उत्पन्न होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। जबकि अनुप्रस्थ तरंग केवल और केवल ठोस माध्यम में उत्पन्न हो सकता है, यह चीज आपको ध्यान रखना। अब आते हैं क्वेश्चंस पर। बताइए, इतना बात क्लियर हो गया होगा? अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। कहता है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है? यांत्रिक अनुप्रस्थ तरंग सभी माध्यम में गमन करेगी। मेरे भाई, हम तो जानते हैं कि जो अनुप्रस्थ तरंग हमारा होता है, अनुप्रस्थ तरंग हमारा अगर है वो सभी माध्यम में गमन नहीं करेगी। सॉरी, यांत्रिक अनुप्रस्थ बोल दिया है। अनुदैर्ध्य तरंग केवल ठोस में गमन कर सकती है, यांत्रिक अनुप्रस्थ केवल ठोस माध्यम में गमन करेगी। ये क्या बोल दिया? उल्टा पुल्टा क्वेश्चन है। क्या बोले सर? हाँ, तो यांत्रिक अनुप्रस्थ तरंग सभी माध्यम में गमन कर सकती है, अनुदैर्ध्य तरंग केवल ठोस माध्यम में गमन कर सकती है। और आपसे पूछा कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखो, अनुदैर्ध्य तरंग तो हमारा ये है, और इसको चल क्या चाहिए? तो यहाँ ठोस, द्रव और गैस तीन माध्यम में गमन कर सकता है। यहाँ केवल ठोस लिखा है, तो ये तो केवल ठोस लिख दिया तो गलत हो जाएगा ना। केवल ठोस लिख दिया इसलिए गलत हो जाएगा, ये केवल की वजह से गलत हो गया, क्योंकि अनुदैर्ध्य तरंग हमारा जो होता है, ये अनुदैर्ध्य तरंग हमारा है, ये तो किसी में भी गमन कर जाएगा। तो ये तो गलत है। सत्य पूछा गया है। अगला, यांत्रिक अनुप्रस्थ तरंग केवल ठोस में गमन कर सकती है। यांत्रिक अनुप्रस्थ कहने का मतलब हमारा होगा, यहां पर मेरे भाई हमको लगता है ना कि थोड़ा सा मिस्टेक है। यहां यांत्रिक नहीं होना चाहिए, अयांत्रिक होना चाहिए था। अयांत्रिक होना चाहिए, सब जगह यांत्रिक यांत्रिक लिख दिया। अयांत्रिक अनुप्रस्थ तरंग केवल ठोस में गमन हो सकता है, तो केवल ठोस में होगा तब ये हमारा सही है, तब ये हमारा सही है। केवल ठोस माध्यम में उत्पन्न होता है कौन? तो अयांत्रिक अनुप्रस्थ तरंग। ये वाला लाइन को आप पढ़िए जो हम लिखा है, अनुप्रस्थ तरंग केवल ठोस माध्यम में उत्पन्न होता है, तो अयांत्रिक अनुप्रस्थ तरंग केवल ठोस में गमन कर सकता है, जब उत्पन्न होगा तो उसमें गमन भी कर सकता है, और हम कहेंगे ये तब हमारा सही हो जाएगा। इसको हम लोग टिक आउट करेंगे, ये हमारा सही स्टेटमेंट है। तो अगला हम लोग देखते हैं, यांत्रिक अनुप्रस्थ की बात करेगा तो ये तो हमारा संभव ही नहीं। यांत्रिक के साथ मेरे भाई अनुदैर्ध्य होता है, तो ये तो हमारा ऐसे भी गलत था। तो आपको आंसर क्या करना था? आपको सही को ढूंढना था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा इस तरीके से सही हो जाएगा। उसमें थोड़ा सा आप उसको सही कर लीजिएगा, यहां पर मैकेनिकल नहीं होगा, यहां पर नॉन मैकेनिकल हम लोग करेंगे। ये आपका मिस्टेक है, यहां पर नॉन मैकेनिकल कर लीजिएगा। नॉन मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव हम लोग कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बताइए,
बताइए बताइए बताइए, क्वेश्चंस में मिस्टेक था, उसको सुधार कर लीजिएगा। होता है, लेकिन आपको ये जो लाइन हमने किया है इसको अंडरलाइन कर देते हैं, इसको घोंट करके पी जाइएगा, लिख लीजिएगा कॉपी किताब में, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है। अनुप्रस्थ रंग जो हमारा होता है वो कहां उत्पन्न, अनुप्रस्थ रंग कहीं भी चल सकता है, लेकिन उत्पन्न किसमें होता है, तो उत्पन्न होता है केवल और केवल ठोस माध्यम में, याद रखिएगा। और अनुदैर्ध्य तरंग हमारा किसी में भी उत्पन्न हो जाएगा। तो ये लाइन जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में पूछता है, इसीलिए मेरे भाई ये हमने आपको यहां पे मार्क किया है। और अनुदैर्ध्य तो हमारा कहीं भी उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन बता दीजिए क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हुक के नियम को बताना है। अगर हुक्स लॉ पर हम लोग अगर फोकस करते हैं तो हमने कितनी बार बताया है कि हुक का नियम हमारा जो लगता है वो किसके लिए लगता है, और स्टेटमेंट सही पूछ रहा है। तो एक बात बताइए मेरे पास, हुक्स लॉ आप नहीं पढ़े हैं क्या? हमने आपको लगातार पढ़ाया है और आप लगातार पढ़ते भी आ रहे होंगे। हुक्स लॉ यानी हुक के नियम पर क्वेश्चन आपका आता है। लेकिन एक बात याद रखना, जो हम बोल रहे हैं हुक का नियम जो हमारा अप्लीकेबल होता है वो कहां तक, तो याद रखना ये हुक का नियम हमारा कहां तक, तो अप टू इलास्टिक लिमिट कह दीजिए, अप टू इलास्टिक लिमिट कह दीजिए, या फिर आप अप टू क्या कह दीजिए, प्रोपोर्शनल लिमिट कह दीजिए। अप टू इलास्टिक लिमिट कहिए या फिर अप टू क्या बोलिए, तो इसको प्रोपोर्शनल लिमिट के नाम से आप जानते हैं, इसको प्रोपोर्शनल लिमिट कहते हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन है कि सर अगर ऑप्शन में दोनों दे देगा तो आंसर किसको टिक आउट करेंगे? तो अभी के डेट में जो बुक फॉलो करती है वो प्रोपोर्शनल लिमिट को प्रायोरिटी देना है, आपको इसको प्रायोरिटी देना, इस बात को ध्यान रखना। अगर ऑप्शन में ये नहीं है तभी आप इसको टिक आउट करेंगे। और कहता है, हुक का नियम कहता है कि अगर किसी भी चीज में प्रतिबल जो हमारा होता है वो समानुपाती होता है किसका, तो प्रतिबल समानुपाती होता है विकृति का, सॉरी प्रतिबल समानुपाती किसका, तो कहेंगे प्रतिबल यहां समानुपाती होता है विकृति का, ये स्टेटमेंट हमारा है। लेकिन प्रतिबल समानुपाती विकृति का कहां तक होगा, कब तक ये लगेगा, तो प्रतिबल समानुपाती विकृति का हमारा तब तक होगा जब तक हम इलास्टिक लिमिट की बात करेंगे, जब तक हम प्रोपोर्शनल लिमिट की बात करेंगे तभी तक लगेगा, अदरवाइज हुक्स लॉ हमारा वैलिड नहीं होगा। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा सर ये विकृति क्या होता है, कई बार विकृति का तो यूनिट पूछा गया है, विकृति का कोई यूनिट नहीं होता है, और प्रतिबल का जो यूनिट होता है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। लेकिन अगर किसी को ये लग रहा होगा कि सर विकृति क्या होता है, तो विकृति का मतलब होता है किसी भी चीज को खींचे, अगर खिंचा गया, दबाए दब गया, इसका मतलब उसमें विकृति आ गई। तो कोई भी वस्तु को खींचे, खींचा, थोड़ा भी खिंचा गया मतलब विकृति आ गई, थोड़ा भी दब गया मतलब विकृति आ गई। तो खिंचाना या दबना ही विकृति कहलाता है। और इसी तरीके से अगर आप किसी भी चीज को खींचते हैं, जैसे स्प्रिंग है, आप जब स्प्रिंग को खींचिएगा ना तो स्प्रिंग भी आपके हाथ को खींचता है, तो स्प्रिंग जो आपको जिस बल से खींचता है उसी बल से पैदा होता है प्रतिबल। तो प्रतिबल हमेशा किसी भी बॉडी के अंदर होता है, किसी भी बॉडी के अंदर होता है, क्योंकि बॉडी आपके हाथ को खींचता है, वो अंदर ही एक फोर्स लगाता है और उसी फोर्स से हमारा, उसी बल से हमारा प्रतिबल पैदा होता है। तो विकृति आएगी तो प्रतिबल आएगा ही आएगा, इस बात को ध्यान रखना। और प्रतिबल को सिग्मा से दिखाते हैं, और सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारा विकृति एब्सोलेंट हो जाएगा। लेकिन जब आप किसी भी कांस्टेंट, जब किसी भी समानुपाती को इक्वल टू में कन्वर्ट करते हैं तो एक कांस्टेंट टर्म हमारा आता है, कोई भी कांस्टेंट टर्म हमारा आएगा, लेकिन यहां कांस्टेंट टर्म हमारा ई आता है और कहते हैं एब्सोलेंट, और ऐसा हो जाता है। अब यहां पर ई जो हमारा है इसको बोलते हैं यंग्स मॉडुलस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, इसको हम लोग बोलते हैं यंग्स मॉडुलस। इस बात को आप ध्यान रखना, यंग्स मॉडुलस जो होता है ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। अलग अलग पदार्थ के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होता है। ये किस पर, तो पदार्थ की ये प्रकृति पर निर्भर करता है, ये बात आपको ध्यान रखना। अलग अलग पदार्थ की प्रकृति पर ये निर्भर करता है, अलग अलग पदार्थ के लिए उसकी वैल्यू अलग। जैसे हमारा मान लेते स्टील है, उसके लिए अलग होगा, लोहा है उसके लिए अलग होगा, तो सबके अलग अलग हमारा इसका मान होता है। तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर के हमारा फॉर्मूला ये बन गया, सिग्मा इक्वल टू ई टाइम्स हमारा एब्सोलेंट हो जाता है, जहां पर सिग्मा प्रतिबल है, ये एब्सोलेंट हमारा क्या, तो विकृति है, और ई जो हमारा यंग्स मॉडुलस हमारा होता है। अब इस क्वेश्चन पर आते हैं, स्टेटमेंट जो सही है उसको ढूंढना है हम लोगों को। तो मेरे भाई एक बात बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो सबसे पहला क्या बोला गया है, सबसे पहला बोला गया है कि कम विरूपक के लिए प्रतिबल तथा विकृति एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होता है। जाहिर सी बात है मेरे भाई, हुक का नियम ही यही कहता है कि जो प्रतिबल है, जो प्रतिबल हमारा है, ये प्रतिबल हमारा अनुक्रमानुपाती यानी समानुपाती किसका होता है, विकृति का होता है। लेकिन कहां तक होगा, इलास्टिक लिमिट तक होगा। और स्मॉल डिफॉर्मेशन के लिए हमारा होता है, लार्ज डिफॉर्मेशन के लिए नहीं होगा, स्मॉल डिफॉर्मेशन के लिए कहते हैं इलास्टिक लिमिट तक होता है। अगर वहां तक खींचेंगे, छोड़ेंगे तो अपने शेप में आ जाता है, ज्यादा खींच दीजिएगा तो फिर अपने शेप में नहीं आता, उसको प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कहते हैं, वो ज्यादा हमारा फैल जाता है। तो ये कम विरूपक के लिए हमारा अनुक्रमानुपाती होता है। दोनों प्रतिबल और विकृति दोनों एक दूसरे का कैसा, तो कहेंगे समानुपाती होता है, जैसा आप देख पा रहे होंगे ये स्टेटमेंट आपको फॉलो कर रहा है। दूसरी बात मेरे भाई, यह जो नियम हमारा है ये प्रत्यास्था गुणांक को भी दर्शाता है, और प्रत्यास्था गुणांक
गुणांक किसको कहते हैं? तो यंग्स मॉडुलस को कहते हैं। इसका मतलब है कि यही प्रत्यास्था गुणांक है जो ई टर्म हमारा है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये भी हमारा सही है। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं। जब दोनों स्टेटमेंट सही होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका क्या हो जाएगा? कहीं यहां पर राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग जाएंगे और सी ऑप्शन हमारा यहां पर हो जाएगा राइट। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा किसी भी सूरत में हो जाएगा राइट, और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा राइट हो जाएगा। हाँ, इलास्टिक लिमिट के बाद हमारा हुक्स लॉ काम नहीं करता है, विद इन इलास्टिक लिमिट काम करेगा। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, यानी दोनों सही है। एक और चीज हम आपको बताएं, वो बेहतरीन चीज है, अगर आप जानना चाहते हैं, क्वेश्चन कई बार पूछता है, याद रखना मेरे भाई, इसमें ग्राफिकल एक क्वेश्चन आपका पूछता है और बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये पूछता है कि इधर मान लेते हैं हमारा प्रतिबल है जिसको सिग्मा से दिखाता है, इधर हमारा विकृति इसको एप्सिलॉन से दिखाते हैं। तो अगर इन दोनों के बीच में कोई भी अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना, कोई भी ग्राफ अगर हम ड्रॉ करते हैं, ये मान लेते हमारा ग्राफ है, तो इस ग्राफ का जो स्लोप हमारा होगा ना, इस ग्राफ का जो स्लोप हमारा होगा वो क्या देगा मेरे भाई? तो स्लोप का मतलब क्या होता है? वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। तो यही स्लोप हमारा यंग्स मॉडुलस देता है, इसी को प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। अब आप कहिएगा सर ये क्यों बताएं, तो आप एक बात जान लो, एक लाइन में तुमसे क्वेश्चन पूछेगा और तुम्हारा अगर तैयारी बहुत अच्छा रहेगा तुम आंसर कर पाएगा। क्वेश्चन ये पूछेगा कि प्रतिबल और विकृति के बीच में कोई भी ग्राफ है, उस ग्राफ का स्लोप क्या देता है? तो कहेंगे प्रत्यास्था गुणांक देता है। अगर स्लोप किसी का ज्यादा है, स्लोप किसी का मेरे भाई ज्यादा है तो प्रत्यास्था गुणांक का मान भी ज्यादा है। स्लोप किसी का कम है तो प्रत्यास्था गुणांक का मान कम है। क्यों? क्योंकि प्रतिबल और विकृति के बीच में जो भी ग्राफ हमारा होगा, तो प्रतिबल और विकृति के बीच में कोई भी ग्राफ होगा तो उस ग्राफ का स्लोप हमेशा क्या देगा? तो आपको यंग्स मॉडुलस देता है, जिसको ई से दिखाते हैं। अगर किसी का ई का मान अगर ज्यादा है, इसका मतलब स्लोप ज्यादा, स्लोप ज्यादा इसका मतलब है यहां से एंगल ज्यादा होगा नीचे से ऊपर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा बोला गया है कि कौन सा उदाहरण शून्य कार्य से संबंधित है? बताइए तो मेरे भाई इस क्वेश्चन के आंसर क्या करेंगे? शून्य कार्य हमारा किस में है? तो पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई, इस बात को आप ध्यान रखना। जो कार्य हमारा होता है ना, ये कार्य हमारा कैसा हो सकता है? तो क्योंकि कार्य हमारा यहां पर शून्य भी हो सकता है। कार्य हमारा कैसा हो सकता है? क्योंकि कार्य हमारा यहां पर धनात्मक भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और कार्य हमारा कैसा हो सकता है? क्योंकि ये हमारा ऋणात्मक भी हो सकता है। इस बात को आप हमेशा के लिए जानिए। शून्य किस स्थिति में होगा? धनात्मक। और ऋणात्मक किस स्थिति में होगा? ऋणात्मक के लिए अगर जान लीजिए मेरे भाई, तो ऋणात्मक कार्य कब मिलता है? तो ऋणात्मक बल के द्वारा ऋणात्मक कार्य मिलता है। अगर कोई ऋणात्मक बल की बात करता है तो ऋणात्मक बल किसको कहते हैं? तो नेगेटिव फोर्स आपको पता होगा ना, वो हमारा कौन सा होता है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए, अगर कोई नेगेटिव फोर्स की अगर बात करता है तो नेगेटिव फोर्स में आपको ध्यान रखना वो कौन है। तो सबसे पहले तो याद रखना चाहिए हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो कैसा फोर्स है? नेगेटिव फोर्स है। जो मेरे भाई विस्कस फोर्स होता है, जो द्रव में देखने को मिलता है, इसको विस्कस फोर्स कहते हैं। तो ये विस्कस फोर्स द्रव में होता है तो ये भी नेगेटिव फोर्स। जिस तरह से फ्रिक्शन हमारा ठोस में होता है, वैसे ही द्रव और गैस में विस्कस होता है। ये दोनों नेगेटिव फोर्स है, और इन दोनों नेगेटिव फोर्स के द्वारा किया गया कार्य हमेशा क्या होगा? तो ऋणात्मक कार्य मिलता है। धनात्मक कार्य हमारा मिलता है, लेकिन धनात्मक कार्य हमारे आरोपित बल के द्वारा धनात्मक कार्य भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, जीरो और धनात्मक भी हो सकता है। अब मामला क्या है, इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं क्या कहना, और कार्य का फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। अगर कार्य कैलकुलेट करते हैं, देखो कार्य का फॉर्मूला बहुत सारा है, इस बात को आप समझिए। कार्य का फॉर्मूला एक तो जनरलाइज्ड फॉर्मूला जो आपको फिजिक्स में पढ़ना होता है, जिसको आप क्या कहते हैं कि एफ एस कॉस थीटा पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला तो आपका ये है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे भाई, ये याद रखना है। दूसरा कार्य का फॉर्मूला हमारा ये भी होता है कि हम क्या कहते हैं, तो फोर्स इनटू डीएक्स कहते हैं। डीएक्स क्या? तो विस्थापन है, बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन कार्य देता है। तीसरा फॉर्मूला याद रखिएगा कार्य का हमारा ये भी होता है कि पी प्रेशर है और गुना में डीवी क्या? तो वॉल्यूम है। पी प्रेशर है, गुना में डीवी क्या? तो वॉल्यूम है। तो मेरे भाई प्रेशर गुना वॉल्यूम भी कार्य होता है, फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट भी हमारा कार्य होता है। एफ एस कॉस थीटा तुम्हारा जनरलाइज्ड है ये। तो आप एक बात जान लीजिए, कार्य का फॉर्मूला हमारा ये सब भी होता है, ये भी हमारा होता है। जहां जिसकी जरूरत होगी आप निकाल सकते हो। अब यहां कह रहा है कि घर्षणहीन चिकनी सतह क्या? अच्छा बताओ, घर्षणहीन कह दिया, इसका मतलब तुम क्या समझते हो? इसका मतलब है कि इसका मतलब फ्रिक्शन नहीं होगा, इसका मतलब वहां पर हमारा फ्रिक्शन नहीं होगा, इसका मतलब फ्रिक्शन लेस सरफेस है। अगर ये फ्रिक्शन लेस सरफेस की अगर हम बात करते हैं तो जाहिर सी बात है मेरे में, फ्रिक्शन के द्वारा तो ऋणात्मक कार्य हमारा होता था, लेकिन अगर फ्रिक्शन लेस है तो कार्य बराबर हमारा फ्रिक्शन के द्वारा जो कार्य होता है माइनस एफ एस कॉस थीटा होता है।
या फिर फ्रिक्शन के द्वारा जो कार्य हमारा होता है माइनस एफ एस होता है, ये एफ हमारा घर्षण बल होता है, घर्षण बल नेगेटिव फोर्स होता है। तो मेरे भाई ऐसी परिस्थिति में हम कहेंगे जब हमारा फ्रिक्शन सरफेस हमारा यहां पर जब हम कहेंगे सरफेस हमारा फ्रिक्शन लेस है तो हम कहेंगे फ्रिक्शन की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो कार्य का मान जीरो हो जाएगा। तो घर्षणहीन चिकनी सतह पर क्षैतिज मेद पर गतिमान जो पिंड होता है उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, कहेंगे शून्य हो जाएगा, कार्य शून्य हो जाएगा। तो मेरे भाई शून्य कार्य से संबंधित हमारा ये स्टेटमेंट है। दूसरा कह रहा है कि अपने सिर पर कोई अपने सिर पर क्या करता है, कोई आदमी है मान लेते हैं, ये आदमी क्या किया, ये आदमी अपने सिर पर क्या करता है, एक बोझ उठा लेता है और ये क्या करता भार उठाता है और ये आदमी फिर आगे की तरफ चलता है। जब ये आदमी आगे की तरफ हमारा चलेगा तो जाहिर सी बात है इसका विस्थापन तो आगे होगा, और जब विस्थापन आगे है तो इस आदमी का जो भार इसमें होगा, जो इसका वस्तु का जो भार यहां पर टांग लिया है ऊपर में माथा पर जो रख लिया है उसका भार किधर होगा, किसी भी वस्तु का भार नीचे होता है और इसका विस्थापन किधर, तो ये आगे की ओर जा रहा है। तो अपने सिर पर भार उठा करके एक स्थान पर खड़ा है, अच्छा एक स्थान पे खड़ा है, आगे नहीं जा रहा, एक स्थान पे खड़ा है। तो मेरे भाई जब एक स्थान पर खड़ा है, एक स्थान पर खड़ा है तो इसमें तो डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है, इसका मतलब एक स्थान पर खड़ा है, इसका मतलब जब एक स्थान पे खड़ा है जो आगे जा ही नहीं रहा है, इसका मतलब इसके विस्थापन की जो वैल्यू है वो जीरो है। अगर आप खड़े रहिए, दिन भर खड़े रहिए, जहां पे हैं वहीं रहिए, इसका मतलब विस्थापन जीरो हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं जब विस्थापन जीरो हो जाएगा तो कार्य का वैल्यू भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि कार्य बराबर बल गुना विस्थापन होता है। हम लोग जानते हैं कि कार्य बराबर क्या होता है, तो बल गुना में विस्थापन होता है, ये बात आप जानते होंगे। अगर विस्थापन ही जीरो है तो कार्य का वैल्यू तो जीरो हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर ये स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। अगर ये आदमी आगे भी बढ़ता तब भी मेरे भाई कार्य का वैल्यू जीरो होता, क्योंकि उसका भार नीचे लगता और विस्थापन ऐसे जाता, दोनों के बीच 90 डिग्री होता, फिर भी कार्य जीरो होता। खड़ा है फिर भी कार्य जीरो है, चल देगा आगे माथा पे लेकर के फिर भी कार्य जीरो होगा। इस बात को आप ध्यान रखना, दोनों केसेस में कार्य जीरो होता है। आगे हम लोग यहां पर बात करते हैं, ये दोनों स्टेटमेंट सही। अगला कहता है कि पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता। मेरे भाई कभी भी अगर कोई भी वस्तु सर्कुलर पाथ में, याद रखिएगा, कभी भी कोई भी वस्तु सर्कुलर पाथ में अगर गति करता है तो गति करने के दौरान किसी भी बिंदु पर अगर हम लोग देखेंगे तो हम कहेंगे कार्य ऑलवेज जीरो होगा। तो सर्कुलर पाथ में हमेशा कार्य की वैल्यू क्या होती है, तो जीरो होती है। सर्कुलर पाथ में कभी भी, अब चारों ओर चक्कर लगाता सर्कुलर पाथ होगा तो कार्य की वैल्यू ऐसे भी जीरो हो जाती है। सर्कुलर पाथ के लिए किसी भी बिंदु पर, पथ के किसी भी बिंदु पर कार्य का मान जीरो होता, बस इतना बात याद रखना है। ये तीनों स्टेटमेंट हमारे राइट हैं। अगला कहता है खुरदुरा तल, कहने का मतलब हमारा जो रफ सरफेस होता है जिसमें फ्रिक्शन हमारा होता है, और कहता है कि वस्तु को खींचने पर घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। तो यहां पर मेरे पास घर्षण बल के द्वारा कार्य तो जीरो नहीं होगा, तो घर्षण बल के द्वारा कार्य कैसा होगा, तो यहां तो ऋणात्मक होगा, यहां पर ऋणात्मक होगा, यहां तो कार्य जीरो नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट हमारा सिर्फ नहीं होगा, बाद बाकी ये तीनों स्टेटमेंट में कार्य का मान जीरो हो जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर क्या करोगे, तो सर इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 1 2 3 होगा, क्योंकि आपसे पूछा गया था कि कहां कहां कार्य जीरो है, तो ऑप्शन सी आपका राइट होगा। 1 2 3 स्टेटमेंट जो दे रहे हैं इसी में हमारे कार्य की वैल्यू जीरो होगी। सर केमिस्ट्री के लिए प्लीज बैच बताइए। देखिए केमिस्ट्री का स्पेशल बैच तो नहीं है, लेकिन आपको अगर किसी को चाहिए साइंस की बैचेस तो उसमें केमिस्ट्री हम पढ़ा रहे हैं, आपको अगर करना है तो आप कर लीजिए। लेकिन तुम लोगों में से क्या है 200 400 500 रुपया बहुत लोग देखता है, ये नहीं देखता कि हम नौकरी किसका करेंगे, वो भूल जाता है थोड़ा देर के लिए। लेकिन हम आपको अगर आईना दिखाएं तो हम आपको ये कहना चाहते हैं कि आप बीपीएससी के एग्जाम को क्रैक करने जा रहे हैं और आप 2 4 500 रुपए के लिए सोच रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं। तो आप कभी इस चीज के लिए सोचिए नहीं। अगर 1000 रुपया या 500 800 रुपए में अगर कोई बैच मिल रहा है तो आप ले लीजिए। जरूरी नहीं कि आपका केमिस्ट्री ही खराब होगा, हो सकता है कि आप पढ़िएगा आपको फिजिक्स में भी कुछ चैप्टर बेनिफिट कर जाएगा। तो अपना अपना सोच होता है कि फिजिक्स में जो चैप्टर नहीं आएगा वो पढ़ लेंगे, केमिस्ट्री में जो चैप्टर नहीं आ रहा वो पढ़ रहे हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है। चलिए आगे चलते हैं। अगला कह रहा है कि इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किसकी इकाई की मात्रा समान होती है, किसकी इकाई की मात्रा जो है समान होती है, ये आपसे पूछा गया है। तो बताइए गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण बोला गया है, ग्रेविटी जी की वैल्यू की बात कर रहा है, विशिष्ट गुरुत्व जिसको स्पेसिफिक ग्रेविटी कहता है। एक बात बताइए, स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम लोग एस से दिखाते हैं, इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है उसको लिखते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी को एस से दिखाते हैं, इसका फॉर्मूला होता है ऊपर में घनत्व, लेकिन ऊपर में जो घनत्व हमारा होता है वो किसका होगा, तो वस्तु का घनत्व होगा, और नीचे में जो घनत्व होता है हमारा किसका, तो हम कहेंगे पानी का घनत्व होता है। तो वस्तु के घनत्व को अगर पानी घनत्व से डिवाइड कर दीजिएगा तो वही हमारा विशिष्ट गुरुत्व निकल करके आता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं।
अब ऊपर में डेंसिटी चाहे वस्तु का डेंसिटी रहेगी, किसी भी चीज का डेंसिटी रहे, फर्क नहीं पड़ता है। तो मेरे भाई इसका यूनिट भी केजी पर मीटर क्यूब होगा और इसका भी यूनिट केजी पर मीटर क्यूब। तो नीचे ऊपर जो यूनिट होगा हमारा कैसा, तो समान हो जाएगा। तो नीचे ऊपर यूनिट अगर समान होगा तो इसकी वैल्यू कट जाएगी। जब ये कट जाएगा तो इसका मान कितना होगा, तो मेरे भाई हम कहेंगे, ये मान लेते हैं मेरे भाई, हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि यूनिट अगर कट जाएगा तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना आ गया, तो हम कहेंगे 1 आ गया। इकाई की समस्त व्यवस्थाओं में इकाई की मात्रा समान होती है, इकाई की मात्रा समान होती है। तो किसमें मेरे भाई यूनिट समान होते हैं वो आपसे पूछा गया है। तो यूनिट अगर समान अगर हम लोग देख पा रहे हैं तो ऊपर भी यूनिट नीचे भी यूनिट, दोनों तरफ यूनिट हमारा समान है, तो वैसे केस में हमारा यूनिट ही मिलेगा। तो इसको ही डिफाइंड करता है, वो इसी चीज को डिफाइंड करता है। लेकिन अगर गुरुत्वीय त्वरण की बात करेंगे तो उसका यूनिट में डिफरेंसेस हैं। अगर इसकी बात करेंगे तो इसके में आपको डिफरेंसेस दिख जाएगा। और जी का जो यूनिट होता है हमारा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दोनों अलग अलग हमारा है। दबाव का यूनिट हमारा क्या होता है, प्रेशर का यूनिट हमारा क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। इस बात को ध्यान, दोनों यूनिट अलग अलग हमारा होता है। लेकिन विशिष्ट गुरुत्व का जो यूनिट होगा, ऊपर यूनिट नीचे यूनिट दोनों सेम होता है। इसीलिए स्पेसिफिक ग्रेविटी का कोई यूनिट नहीं होता। इसकी वैल्यू 1 आ गई और कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू का कोई यूनिट नहीं होता, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। तो एक बात तो यह भी पता चल गया कि हमारा जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है इसको विशिष्ट गुरुत्व कहते हैं, उसका कोई यूनिट नहीं होता है। और फॉर्मूला भी पता चल गया कि विशिष्ट गुरुत्व जो हमारा होता है जिसको स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं, उसका फार्मूला क्या है। किसी भी वस्तु का अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है तो उस वस्तु के घनत्व को ऊपर रखना और नीचे में पानी का घनत्व 1000 जो होता है उससे डिवाइड कर दीजिए, उसका विशिष्ट गुरुत्व निकल जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन मेरे भाई दिया रखा है, इसके बारे में बता दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर, प्लेटफॉर्म ज्वाइन करो सब मिल जाएगा, वहां सर को डिस्टर्ब मत करो, सोनी जी कह रही हैं। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका कौन सा बैच है बीपीएससी टीआरई के लिए? आप अखंड ज्योत, सॉरी, आप बैच ले लीजिए मेरे भाई, आरंभ बैच ले लीजिए। अगर पुराना बैच चाहिए तो आप जाकर के इंजेक्शन बैच ले लीजिए। ये भी क्वेश्चंस आपके अच्छे हैं। एक बात बताइए मेरे भाई, हमने आपको संवहन पढ़ाया, जब आप थ्योरी की क्लासेस में पढ़ते होंगे तो वहां पर हम यहां चर्चा करते हैं संवहन का। और संवहन को हम लोग क्या कहते हैं, तो कन्वेक्शन कहते हैं। और कन्वेक्शन क्या है, तो हम कहेंगे संवहन जो हमारा ये ऊष्मा संचरण की विधि है, ये ऊष्मा संचरण की क्या है, तो ऊष्मा संचरण की विधि है। और इस विधि द्वारा ऊष्मा संचरण की क्या, तो ये विधि है। और इस विधि द्वारा ऊष्मा का जो संचरण होता है वो द्रव और गैस में ही केवल होता है, केवल द्रव तथा गैस में होता है। इस विधि द्वारा ऊष्मा का संचरण केवल द्रव और गैस में होता है। और ये बीपीएससी में आ भी चुका है क्वेश्चन। तो केवल और केवल किस में होगा, तो इस विधि द्वारा केवल और केवल द्रव और गैस में होता है। संवहन विधि द्वारा ऊष्मा का संचरण केवल और केवल द्रव में होता है। लेकिन एक बात आप जान लीजिए कि जो संवहन होता है ये 2 प्रकार का होता है। हमारा संवहन भी कितने प्रकार का होता है, तो हमारा संवहन जो है ये भी 2 प्रकार का होता है, या फिर कन्वेक्शन जिसको कहते हैं इंग्लिश में, इसको कन्वेक्शन इंग्लिश में कहते हैं। ये कितने प्रकार का होगा, तो याद रखना 2 प्रकार का होता है। अब कन्वेक्शन में अगर देखते हैं तो एक फ्री कन्वेक्शन होता है, एक को हम लोग फ्री कन्वेक्शन कहते हैं और एक को हम लोग क्या कहते हैं, तो फोर्स कन्वेक्शन के नाम से हम लोग जानते हैं। एक को फ्री कन्वेक्शन, दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं, तो यहां पर फोर्स कन्वेक्शन कहते हैं। अगर हम फ्री कन्वेक्शन की बात करते हैं मेरे भाई, तो ये नेचुरली होता है। और फोर्स कन्वेक्शन क्या होता है, जबरदस्ती होता है। जैसे मान लेते हैं आप पसीना से लथपथ आए, रूम में बैठ गए बिना पंखा का, धीरे धीरे पसीना सूख रहा आपके शरीर से, तो उसको हम लोग फ्री कन्वेक्शन कहेंगे। और दूसरा कंडीशन में फोर्स क्या होगा, आप पसीना से लथपथ आए, आप जाकर के पंखा के सामने खड़े हो गए, पंखा आपका जल्दी जल्दी क्या कर रहा है, जबरदस्ती आपके शरीर से क्या कर रहा है, पसीना को सुखा रहा है, आपको ठंडा कर रहा है। इसका मतलब उसको फोर्स कन्वेक्शन कहेंगे। तो फ्री और फोर्स का मतलब समझ में आ रहा होगा। जो फोर्स कहने का मतलब जो जल्दीबाजी कर रहा है, जो जल्दी आपको एक्स्ट्रा कोई चीज लगा करके आप खत्म कर ऊष्मा संचरण करा रहे हैं। और फ्री का मतलब तो जो नेचुरली होता है, तो इसी को फ्री कन्वेक्शन को ही नेचुरल कन्वेक्शन भी कहते हैं। और जो फोर्स कन्वेक्शन होता है ये जबरदस्ती वाला हमारा होता है। जैसे आप चाय बनाने वाले आदमी को देखते होंगे, तो चाय तो धीरे धीरे हमारा अल्लोपी बन सकता है, लेकिन देखते होंगे जो चाय बनाने वाला आदमी होता है वो पीछे में पंखा लगा देता है। आप पंखा लगा के तब जबरदस्ती हवा देता है, तब जब हमारा जल्दी खाना पकता है या चाय जल्दी बनता है, उसको फोर्स कन्वेक्शन कहेंगे। जब धीरे धीरे अपने आप पकड़ा है, धीरे धीरे पकड़ा है, इसका मतलब उसको फ्री कन्वेक्शन। तो ये मेरे भाई स्लो होता है और ये हमारा फास्ट होता है। ये हमारा स्लो होता है और ये हमारा फास्ट होता है। लेकिन संवहन 2 प्रकार का होता है। अब मान लेते हैं हम घर में क्या किए, तो पंखा लगा दिए। घर में पंखा लगा दिए तो हवा की गति को तेज कर दिए। जब हवा की गति को तेज कर दिए तो ऊष्मा संचरण हमारा फास्ट करेगा। अब उसी पर यह क्वेश्चन पूछा गया है और आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपके सही है। इतना बात बता देने के बाद आपको आंसर करना चाहिए और मुझे लगता है कि मेरे भाई ये बात आप समझ गए होंगे। बताइए, यहां पर क्वेश्चन बोला गया है कि घर में प्रणोदित वायु की बात कर रहा है। तो मेरे भाई घर में, हमारे घर की अगर बात कर रहे हैं तो घरों में प्रणोदित वायु
तापन निकाय की अगर बात करते हैं, घर में प्रणोदित वायु तापन निकाय की बात करते हैं, मानव संचरण परिसंचरण तंत्र की बात करते हैं, जो हमारा बॉडी सर्कुलेटरी सिस्टम की हम बात करते हैं, यहां पर मानव परिसंचरण तंत्र की बात करते हैं, या फिर मेरे भाई यहां पर किसकी बात कर रहा, स्वचालित वाहन के इंजन के शीतलंगों की अगर बात करते हैं, ये सब स्टेटमेंट आपका लिया है, ये सब स्टेटमेंट आपका लिया है। निकाय की अगर बात करते हैं तो आपसे कह रहा है कि बताइए मेरे भाई ये प्रणोदित संवहन निकाय के उदाहरण है। प्रणोदित कहने का मतलब है फोर्स कन्वेक्शन की बात कर रहा है। प्रणोदित यहां पर किसको कह रहा था, ये फोर्स कन्वेक्शन की बात कर रहा है मेरे भाई। प्रणोदित किसको कह दिया तो ये फोर्स कन्वेक्शन की बात कर रहा है। इसका मतलब जो जबरदस्ती हो रहा है उसकी बात कर रहा है, ये फोर्स कन्वेक्शन की बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है तो प्रणोदित कन्वेक्शन मतलब हमारा प्रणोदित संवहन कहने का मतलब है फोर्स कन्वेक्शन की बात कर रहा है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो यहां पर हम लोग लिख देते हैं प्रणोदित संवहन, आप यही लिखिए, थोड़ा ज्यादा समझ में आपको आएगा। ये प्रणोदित संवहन की बात कर रहा है, आप इसको थोड़ा देर के लिए काट दीजिए। इसका मतलब मेरे भाई संवहन दो तरह का हमारा, ये तो नेचुरली हमारा प्राकृतिक हमारा संवहन होता है। एक हमारा कैसा होगा तो हमारा प्राकृतिक होगा, प्राकृतिक संवहन हमारा होगा, और दूसरा हमारा जबरदस्ती होता है, इसको प्रणोदित बोलते हैं। इसको प्रणोदित संवहन हम लोग बोलते हैं। ये प्रणोदित हमारा संवहन होता है जो जबरदस्ती हो रहा है, फोर्स जिसको जबरदस्ती पंखा उंखा लगा के हम लोग कराते हैं। तो आपसे फोर्सफुली कह रहा है तो मेरे भाई घर में हम लोग क्या करते हैं, एयर का सर्कुलेशन कराते हैं, हवा का सर्कुलेशन कराते हैं, और हमारे बॉडी के अंदर जो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है तो उसमें भी हमारा। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि प्रणोदित संवहन कहने का मतलब होता है फोर्स सर्कुलेशन कर, इंग्लिश पढ़िए तो ज्यादा समझ में आएगा। Force air heating system in homes, the human circulatory system and the cooling system of automobile engines are example of force convection system। तो मेरे भाई आपके घर में आपके शरीर को ठंडा अगर करता है तो वो फोर्स कन्वेक्शन होता है, चूंकि आप वहां पे क्या करते हैं तो आप पंखा वगैरह लगा करके आप वहां रखते हैं। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि अगर हमारी जो वायुमंडल है, जो वायुमंडल हमारा होता है जिसमें पवने हैं, जिसको हम लोग एयर कहते हैं, जिसको हम लोग हवा कहते हैं, उस हवा की अगर बात करते हैं उसमें हमारा हवा अगर गर्म होता है उसको नेचुरल कन्वेक्शन कहते हैं, उसको प्राकृतिक संवहन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये प्राकृतिक संवहन का हमारा एग्जाम्पल है, यहां प्राकृतिक संवहन का हमारा एग्जाम्पल है। और क्वेश्चन में यहां बोल दिया है, यहां नहीं की बोल रहा था, ये गलत कह देगा। तो ये प्राकृतिक हमारे जो हवा है वो प्राकृतिक संवहन उसमें होता है। तो मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना कि एक स्टेटमेंट आपका सही है, दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है। तो हम लोग आंसर क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर ए आपका 1 आपका राइट हो जाएगा। तो केवल और केवल इस क्वेश्चन के जो आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा तो ए आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपके करेक्ट हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन के आंसर क्या करेंगे तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा हमारा ए आंसर राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक्चुअली में घर में प्रणोदित बोला गया है तो घर में अगर हम लोग फोर्सली वायु चलाते हैं, पंखा के द्वारा मिलता है, तो घर में प्रणोदित वायु यानी कहने लो आपको फैन लगाना पड़ेगा। और अगर आप फैन लगाते हैं तो एक्स्ट्रा है, और जब एक्स्ट्रा होगा तो जाहिर सी बात है ये सही है। तो मेरे भाई हम लोग कूलिंग सिस्टम करते हैं तो वाहन के इंजन को भी ठंडा करते हैं, तो कूलिंग सिस्टम में भी क्या लगा रहता है, आप देखिएगा ट्रैक्टर वगैरह देखिएगा, कोई भी हमारा गाड़ी उड़ी होता है उसमें भी देखिएगा फैन लगा रहता है, उसके इंजन को ठंडा करते रहता है, जबरदस्ती ठंडा करता है। तो फैन यहां भी लगा हुआ है, तो जहां फैन लगा हुआ है तो जबरदस्ती ठंडा कर रहा है, इसका मतलब वो फोर्स कन्वेक्शन है। तो पहला तो सही था। अब हमारे वायुमंडल में जो हवा है, जो प्राकृतिक हवा है, वो तो धीरे धीरे हमारा चलता है, अपने मन से चलता है, तो वो नेचुरल कन्वेक्शन करता है, प्राकृतिक संवहन करता है। यहां कह रहा है कि प्राकृतिक संवहन नहीं करता है, तो ये गलत हो गया ना। तो ये गलत है, ये सही है, तो आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर। तो मेरे भाई आज के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा क्या होता है संवहन, और संवहन कहां होता है, द्रव और गैस में होता है। इतना बात तो मेरे भाई बुझा गया होगा। बताइए इतना बात, किसी को अगर कोई दिक्कत है तो आप मैसेज कर सकते हैं। थोड़ा फास्ट अब होते हैं। कह रहा किस यौगिक का उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में करते हैं तो सिल्वर क्लोराइड। देखो सिल्वर क्लोराइड कहने का मतलब है कि जो भी सिल्वर हैलाइड्स होंगे सबका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल ज्यादातर होता है फोटोग्राफी में यूज करने के लिए। तो जो फोटोग्राफिक फिल्म होता है उसमें हम लोग सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल करते हैं, तब जाकर के क्या होता है तो हम कहेंगे इमेज का फॉर्मेशन प्योर हमारा हो पाता है। और इसमें सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड में से भी सबसे ज्यादा इस्तेमाल अगर कौन होता है तब आप सिल्वर ब्रोमाइड को आप टिक आउट करते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन में दोनों दे रखा है तो दोनों आपके राइट आंसर्स हो जाएंगे। इसलिए इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो ये तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट
अगला है कि बताइए कौन सा रेडॉक्स रिएक्शन का हमारा एग्जांपल। और आज के जो क्वेश्चंस हैं आपके थोड़े टफ हैं भी। आज का जो सेट का क्वेश्चन है ना वो थोड़ा टफ है भी। आप नीचे से लेकर के ऊपर तक जाएंगे, देखिए क्वेश्चंस आपका जल्दी सॉल्व नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन सब डाल दिया गया। लेकिन अगर कंसेप्चुअल क्वेश्चन दिया गया है तो सीखने के लिए भी तो मिल रहा है, इसमें समझना क्या है बताइए। कह रहा है कि कौन सा रेडॉक्स रिएक्शन हमारा नहीं है वो पूछा गया। कौन सा एग्जांपल हमारा रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है ये आपसे पूछा गया है। रेडॉक्स रिएक्शन हमारा कौन सा नहीं है, सब में चेक करना पड़ेगा। रेडॉक्स रिएक्शन कहते किसको हैं ये बात आपको पहले पता होना चाहिए। तो मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना, रेडॉक्स रिएक्शन किसको कहते हैं। तो नाम से ही पता चलता है, रेडॉक्स मतलब रेड का मतलब होता है हमारा क्या, रिडक्शन, और ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन। इसका मतलब वैसा रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, इसमें हमारा ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होता है। अगर हम यहां पर ऑक्सीडेशन की बात करते हैं, ऑक्सीडेशन तथा रिडक्शन दोनों साथ साथ होता है। ऑक्सीडेशन तथा अगर हम रिडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ साथ होता है। ये ऑक्सीडेशन तथा रिडक्शन हमारा साथ साथ होता है, ये बात आपको ध्यान रखना। रेडॉक्स रिएक्शन हम उसको कहते हैं। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपको पता होना चाहिए। अगर ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन के लिए क्या जरूरी है वो बात आप समझिए। अगर कहीं पर ऑक्सीडेशन अगर हो रहा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की हमारा जो बात करते हैं ये दोनों अपोजिट होता है, उल्टा होता है। अगर ऑक्सीडेशन हमारा कब होगा, अगर मान लेते किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन अगर जुड़ता है तो ऑक्सीजन बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। दूसरा कंडीशन हमारा है, अगर हाइड्रोजन घटता है, हाइड्रोजन का विस्थापन होता है, तो अगर हम हाइड्रोजन की कमी कहते हैं तो ऑक्सीजन की बढ़ोतरी, तो इसका मतलब विस्थापन, ऑक्सीजन की बढ़ोतरी मतलब ऑक्सीडेशन, इसमें हाइड्रोजन की कमी की वजह से हमारा भी होता है, इस बात को ध्यान रखना। इसी तरीके से तीसरा याद रखना कि इलेक्ट्रॉन अगर लॉस होता है, इलेक्ट्रॉन का अगर लॉस होता है फिर भी हमारा होगा। और भी चीजें हैं, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की अगर बात करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का संख्या बढ़ता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की संख्या अगर बढ़ती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की संख्या बढ़ती है तो ऐसे केस में भी हमारा होगा। और भी हमारा होता है, इस बात को ध्यान रखना, अगर वैलेंसी बढ़ती है फिर भी हमारा होता है, अगर वैलेंसी बढ़ेगी फिर भी हमारा होता है, तो ये हमारा होता है। इसी का उल्टा कौन होगा, तो इसी का उल्टा क्या होता है, कहेंगे इसी का जस्ट उल्टा किस में होता है, तो रेडॉक्स हमारा रिडक्शन में हमारा होता है। इसी का जस्ट उल्टा हमारा रिडक्शन में, जिसको हम अवकरण कहते हैं, जिसको हम लोग अवकरण कहते हैं। और ऑक्सीडेशन हम किसको कहते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण की बात नाम से जानते हैं, ये हमारा ऑक्सीकरण है। तो ऑक्सीकरण का जस्ट उल्टा कौन होगा, तो रिडक्शन हो जाएगा। तो जो चीज इसमें बढ़ रहा है वो चीज इसमें घटना हो, कोई भी एक चीज फुलफिल करेगा, कहानी आपका सिंपल है, वही हो जाता है। अब रिएक्शन पर हम लोग चलते हैं। अब जिंक ऑक्साइड है, कार्बन है मेरे भाई, कार्बन से क्या बन गया, तो कार्बन मोनोक्साइड बन गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा कि ऑक्सीजन की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। जब ये बढ़ेगा तो हम कहेंगे यहां पर हमारा ऑक्सीडेशन हो गया। यहां पर अगर ऑक्सीजन बढ़ा तो ऑक्सीडेशन हमारा हो गया, इसमें कोई शक नहीं है। ऑक्सीजन बढ़ा तो ऑक्सीडेशन हमारा होता है। दूसरी बात, अगर जिंक ऑक्साइड है और जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन बाहर हो गया, इसका मतलब मेरे भाई इससे हमारा जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन बाहर हो गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कमी हो गई। अगर ऑक्सीजन की कमी होगी तो इसी का जस्ट उल्टा इसमें होगा, और इसको हम लोग कहते हैं रिडक्शन हमारा हो गया, इसमें रिडक्शन हमारा हो गया। अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होता है तो उसको रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं रेडॉक्स रिएक्शन को शो कर रहा है। अगला भी हम लोग चेक करेंगे मेरे भाई, नेक्स्ट जो हमारा दे रखा है उसको भी चेक करते हैं। अगर MnO2 की बात करते हैं और MnO2 से MnCl2 हम लोग देखते हैं, तो एक बात बताइए मेरे भाई, यहां HCl दे रखा है, इस HCl से H अगर हमारा कम हो गया तो हम कहेंगे ऐसा हो गया, इसका मतलब HCl से Cl2 बन गया, इसका मतलब हाइड्रोजन की कमी हो गई। किसकी कमी हुई, तो हाइड्रोजन की कमी हुई। और आपको पता है कि अगर हाइड्रोजन की कमी होगी तो ऑक्सीकरण हो जाएगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं यहां पर हमारा क्या हुआ, कहीं ऑक्सीडेशन यहां हो गया। चलो एक चीज तो क्लियर हो गया। दूसरी बात, अगर हम लोग MnO2 की अगर बात करते हैं तो MnO2 में हमारा क्या दिख रहा है, यहां ऑक्सीजन है जबकि यहां ऑक्सीजन नहीं है। तो इन दोनों को अगर आप देखिएगा गौर से तो इन दोनों में क्या मिल रहा है, यहां पर मेरे भाई किसकी कमी हो रही है, तो कहेंगे यहां ऑक्सीजन की कमी हो रही है। और अगर ऑक्सीजन की बढ़ोतरी होगा तो ऑक्सीडेशन होगा, इसलिए ऑक्सीजन की कमी होगा तो अवकरण रिडक्शन हमारा हो जाएगा। तो इसमें इसका क्या होगा, कहेंगे यहां पर हमारा रिडक्शन हमारा हो गया। इसमें क्या होता है, रिडक्शन हमारा हो गया, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हमारा हो गया, इसका मतलब ये भी रिडॉक्स रिएक्शन हमारा है। अगला हमारा दे रखा है मेरे भाई क्या, तो चलो यहां देख लेते हैं। 4Na की बात कर रहा है, 4Na सोडियम की बात कर रहा है, और साथ में हमारा क्या, तो ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करा रहा है। ये हमारा धातु के ऑक्साइड्स हमारे बनेंगे, और यही हमारा क्या बन जाएगा, तो कहेंगे हमारा 2Na2O हमारा बन जाएगा।
अब मामला क्या है मेरे भाई, आप इस बात को समझिएगा। मामला यह है कि ये सोडियम ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करेगा, और अगर कोई भी चीज ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है तो हमेशा याद रखना उसके जो ऑक्साइड्स होते हैं, या फिर कोई भी चीज अगर ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है याद रखना उसका ऑक्सीकरण होता है। तो यहां पर अगर सोडियम ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया किया तो इस सोडियम का ऑक्सीकरण हो गया, इस बात को ध्यान रखना। और हम लोग देख भी रहे हैं कि यहां से हमारा क्या ऑक्सीजन में वृद्धि हो गई। इसका मतलब मेरे भाई हम लोग कहेंगे यहां पर कि आप ये कह सकते हैं, ऐसी परिस्थिति में आप ये कह सकते हैं कि सोडियम अगर ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया किया है, सोडियम अगर ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया की, तो यहां तो ऑक्सीडेशन हमारा हो जाएगा। यहां पर हमारा क्या होता है, ये हमारा ऑक्सीडेशन हमारा हो जाएगा। अगर कोई भी चीज ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। क्या हो गया दिक्कत? तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इसमें ऑक्सीडेशन हमारा हो गया। चलो, इसमें ऑक्सीडेशन हमारा हो गया। अगर कोई भी चीज ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन हमारा हो जाता है। ठीक है, तो यहां ऑक्सीडेशन हमारा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद मेरे भाई हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर हमारा ऑक्सीडेशन तो हमारा हो जाएगा। रिडक्शन की अगर हम बात करेंगे तो कैसे निकालेंगे इसको? रिडक्शन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरा भी तो चेक करना पड़ेगा। नहीं तो इसको ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से चेक कीजिए, ज्यादा समझ में आपको आएगा। ओहो, इसको ज्यादा समझ में आपको आएगा अगर आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकालेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगर हम सोडियम है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, तो कहेंगे 0 है। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, तो कहेंगे 0 है। इसका निकालना पड़ेगा तो कहेंगे Na2O का निकालना है, Na2O का निकालना है। अगर इसका निकालेंगे तो कहेंगे सोडियम का निकालना, इसको x मानेंगे यानी 2x हो जाएगा। और ऑक्सीजन का कितना होता है, तो कहेंगे यहां पर हमारा -2 हो जाता है, बराबर में क्या करेंगे, 0। तो 2x बराबर कितना, तो कहेंगे 2 हो जाएगा। तो x बराबर कितना, तो मेरे भाई +1 हो जाएगा। इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया, तो +1 आ गया। और जब ऑक्सीडेशन स्टेट में बढ़ोतरी होता है तो उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो यहां पर ऑक्सीडेशन हो गया। अगर मेरे भाई ऑक्सीडेशन, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना था, 0, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, 1, तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा कि नहीं बढ़ा? अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा मतलब ऑक्सीडेशन हो गया। अब इसको चेक करते हैं, समझ में आएगा। अगर इसको चेक करते हैं हम कहेंगे ऑक्सीजन का हमारा क्या, तो 0 है। और इसमें से ऑक्सीजन का निकाल करके देखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, Na2O में ऑक्सीजन का निकाल करके देखते हैं। तो इसका निकालेंगे तो ये x हो गया। और Na2 जो सोडियम है इसका हमारा पहले ग्रुप का, इसका मतलब हमारा कितना, तो कहेंगे +2 हो जाएगा। ये +2 हो जाएगा बराबर 0। तो यहां पर x की वैल्यू कितनी निकल करके आएगी, तो कहेंगे x का वैल्यू हमारा -2 हो जाएगा। तो यहां पर x की वैल्यू कितनी आ गई, तो कहेंगे 0 से हमारा कितना, तो कहेंगे यहां पर एक तरफ 0 दूसरी तरफ हमारा -2 हो गया। तो यहां 0 से -2 हमारा हो रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम लोग देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। इसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, तो कहेंगे इसमें इलेक्ट्रॉन हमारा गेन हो रहा है। और इलेक्ट्रॉन अगर गेन होगा तो इसको रिडक्शन कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग रिडक्शन कहते हैं। इसको रिडक्शन कहते हैं। या फिर इससे आप ये भी कह सकते हैं, अगर 0 से प्लस हो गया इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, तो इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया। अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो ऑक्सीडेशन, और अगर हमारा इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है इसका मतलब रिडक्शन हमारा हो गया। तो मेरे भाई ये कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ साथ हो रहा है। इसका मतलब ये भी आपका क्या शो करेगा, तो ये भी हमारा रिडॉक्स रिएक्शन को शो करता है। तो अभी तक में तो रिडॉक्स रिएक्शन को शो कर रहा है, सब में ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमारा हो रहा है। थोड़ा डिफिकल्ट सेट इस बार का है, थोड़ा डिफिकल्ट सेट है, इसलिए मेरे भाई घसक नहीं रहा है। अब देखिए अगला जो हमारा दे रखा है इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये जो आपको दे रखा है इसको भी आपको चेक करना पड़ेगा। चलो इतना से हम इसको हटाते हैं, इसको तुम लोग जानते ही होगे, इसको हम लोग लिखते हटाते हैं। अब इसको हम लोग यहां पर देखते हैं, AgNO3 हमारा दे रखा है और इसका रिएक्शन किसके साथ, तो कहेंगे NaCl जो हमारा है। और जब रिएक्शन कराते तो ये क्या बनता, तो कहेंगे यहां पर AgCl बनेगा और साथ में क्या बना, तो NaNO3 का निर्माण हुआ। अगर इस रिएक्शन को अगर आप देखते हैं तो इस रिएक्शन को आप क्या देख पा रहे हैं, इस रिएक्शन में आप क्या देख पा रहे हैं मेरे भाई, ये हमारा Ag प्लस NO3 माइनस Na प्लस तो Cl माइनस, इसका मतलब ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारा बन जाएगा। हम कहेंगे मेरे भाई प्लस वाला माइनस के साथ और माइनस वाला किसके साथ, तो प्लस के साथ, इसलिए AgCl बन गया, इसलिए NaNO3 हमारा बन गया। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारा है। ये कैसा है, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारा है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का हमारा एग्जांपल है। अब रेडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं वो चेक करना पड़ेगा हमारा। वो चीज हम लोगों को चेक करना पड़ेगा, सबका ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करना पड़ेगा। चलो करके देखते हैं। इतना जब कर ही लिए तो थोड़ा और कर लेते हैं, थोड़ा कष्ट कर लेते हैं। अच्छा यहां पर N कहां से आ गया है, AgNO3, AgNO3 की बात करेंगे तो अच्छा NaNO3 हमारा हो जाएगा।
इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे चेक करेंगे? AgCl से AgNO3। अगर हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि यहां से अगर हमारा यहां पहुंच रहा है, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की संख्या हम लोग तभी काउंट करते हैं जब यहां भी क्लोरीन और यहां भी क्लोरीन होता है। यहां 2 क्लोरीन यहां 3 क्लोरीन हो जाता, तब कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की संख्या बढ़ोतरी हो गई, तब हम कहते हैं ऑक्सीडेशन हो गया। लेकिन यहां तो मामला अलग है ना। इसका मतलब ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा। इसका मतलब ये रेडॉक्स रिएक्शन हमारा शो नहीं करेगा। ये नहीं करेगा तो हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारा। ऑक्सीडेशन ये हमारा तभी चेक हो पाता अगर Ag के साथ Cl होता और यहां भी Cl, अगर यहां 2 गो Cl होता, यहां 1 गो Cl हो जाता, तब कहते क्लोरीन एटम की कमी हो रही है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में कमी हो रही है। इसका मतलब तब हमारा रिडक्शन हो जाता है। तो वैसे केस में हम लोग देखते हैं। तो यहां पर ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारा है। इसीलिए मेरे भाई ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ये दे रखा है। ये रेडॉक्स रिएक्शन को नहीं दिखा रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारा दे रखा है। आगे चलते हैं। सहसंयोजक यौगिक जो हमारा होता है उसके गुणधर्म को कौन प्रदर्शित नहीं करता, ये आपसे पूछा गया है। एक बात बताइए मेरे भाई, कभी भी अगर हम लोग कोवलेंट कंपाउंड की अगर हम बात करते हैं तो ये जो कोवलेंट कंपाउंड हमारा होता है, ये कोवलेंट कंपाउंड याद रखना मेरे भाई, ये हमारा जल में अघुलनशील होता है। ये जल में कैसा होगा? तो जल में अघुलनशील होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी। ये जल में आयनित नहीं होता, जल में अघुलनशील होता है। ये जल में आयनित नहीं होता है, जल में अघुलनशील होता है। जल में घुलनशील कौन होता है? तो हम कहेंगे आयनिक कंपाउंड होता है। और ये इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बॉन्ड बनाता है। इलेक्ट्रॉन की जहां भी साझेदारी होगी तो वहां पर बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बॉन्ड का निर्माण करता है। तो ये सब स्टेटमेंट याद रखना पड़ेगा आपको। दूसरी बात, ये किसके किसके बीच में बंधन का निर्माण करता है? तो मेरे भाई 2 अधातु के बीच बनता है। ये अधातु और अधातु के बीच में बंधन बनता है। एक अधातु दूसरा भी अधातु होगा तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को कभी एक दूसरे को त्याग नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पास भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है, किसी में त्यागने की क्षमता नहीं होती है। इसलिए दोनों क्या करता है? तो हमारा यहां पर हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेता है। तो अधातु के बीच में हमारा ये बॉन्ड बनता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। और ये मेरे भाई अगर हम इसकी बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना, ये आयंस में नहीं टूटता है। कोवलेंट बॉन्ड की अगर हम बात करते हैं, जब कोवलेंट बॉन्ड की बात करते हैं तो आप एक बात जान लीजिए, कोवलेंट बॉन्ड कहने का मतलब अधातु अधातु हमारा हो जाएगा। आयंस में टूटने का मतलब होता है एक वो प्लस होता दूसरा माइनस होता। लेकिन मामला ये है कि वो अधातु है, तो ये अधातु यहां पर दोनों अधातु माइनस ही होगा, ये माइनस होगा तो ये माइनस हमारा हो जाएगा। इसका मतलब मेरे भाई ये दोनों आयन नहीं बनाते हैं, इस बात को ध्यान रखना। ये दोनों हमारे आयन नहीं बनाते हैं, क्योंकि जल में अघुलनशील है, ये आयनित नहीं होगा। अब हम लोग चलते हैं इस क्वेश्चन को देखते हैं यहां पर, और ध्यान रखना इसका जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट वगैरह होता है, ये हमारा कैसा कमजोर हमारा बंधन का निर्माण करता है इसमें। और कहते हैं इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करते हैं, ये मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हमारा जो होता है इसका क्या होता है, कहेंगे यहां पर कम होता है। किसके कंपेरिजन में? तो हमारा आयनिक बंधन के कंपेरिजन में हमारा होता है। आप बताइए मेरे भाई इस क्वेश्चन के आंसर क्या करें? ये कार्बनिक विलायक में क्या होगा? तो विलय नहीं होता। कौन सा प्रदर्शित नहीं करता? यहां पर कह रहा है कि विलय नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा, तो ये तो हमारा सही आंसर दे रखा है। ये सामान्यतः आयन नहीं बनाते हैं मेरे भाई, बिल्कुल भी नहीं बनाता। आयन वही बनाता जो आयनिक कौन बनाता है? याद रखना, आयनिक बनाता आयनिक यौगिक बनाता है आयनिक, वही आयन्स में टूटता है। ये आयन्स में हमारा नहीं टूटता। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ये आयन में नहीं टूटते हैं, यानी ये आयन नहीं बनाते हैं। यानी कहने का मतलब है दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट हमारा राइट है। इसका मतलब मेरे भाई ये कार्बनिक विलायक में विलय होता है, जबकि यहां कह रहा है कि कार्बनिक विलायक में हमारा विलय नहीं है। तो कार्बनिक विलायक में विलय नहीं है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा क्या है? तो कहेंगे रॉन्ग है। ये कार्बनिक विलायक में हमारा विलय होता है। ये जल में अघुलनशील होता है, लेकिन कार्बनिक विलायक में विलय होता है। ये किस में होगा मेरे भाई? तो याद रखना है कि जो कार्बनिक विलायक हमारा होता है उस कार्बनिक विलायक में ये घुल जाता है, जैसे ईथर वगैरह में घुल जाता है। कार्बनिक विलायक में हमारा कैसा होगा? कहेंगे विलय होता है। ये कार्बनिक विलायक में हमारा विलय होता है, इस बात को ध्यान रखना। उसमें हमारा मिक्स हो जाता है। तो आपको कह रहा है कि कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं करता है? तो ये कार्बनिक विलायक में विलय नहीं होता, ये गुण हमारा प्रदर्शित नहीं करता है। यही आंसर करेंगे। आगे चलते हैं। अगला हमारा है कि निम्न समूह में से यौगिक जो समजातीय श्रेणी का है वो आपको बताना है। बताइए समान समजातीय श्रेणी के लिए हम लोग क्या जानते हैं? तो जब कभी भी समजातीय श्रेणी की बात करता है तो आपको एक बात पहले से पता होगा, थ्योरी की क्लासेस अगर पढ़ते भी होंगे, तो समान समजातीय श्रेणी हम किसको कहेंगे? समान समजातीय श्रेणी की जब कभी भी बात आती है ना, तो मेरे भाई याद रखना इसके लिए CH2 का अंतर होना जरूरी होता है, और उसमें भी लगातार CH2 का अंतर होना चाहिए। अगर लगातार CH2 का अंतर है
CH2 का अंतर अगर हमारा लगातार अगर CH2 का अंतर अगर हमारा है, तो इस बात को आप समझ लीजिए मेरे भाई कि लगातार अगर CH2 का अंतर है, अगर लगातार CH2 का अंतर है तो CH2 को हम लोग मिथाइलिन ग्रुप कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग यहां पर मिथाइलिन कह दिए, मेरा मिथाइलिन ग्रुप का अंतर हमारा होता है। तो मेरे भाई मिथाइलिन ग्रुप CH2 का अंतर होना चाहिए। तो आप इसमें देख लीजिए, इसमें एक कार्बन 2 हाइड्रोजन का अंतर होना चाहिए। यहां देखो 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन, एक एक कार्बन का तो अंतर है, लेकिन हाइड्रोजन में अंतर 2 का होना चाहिए। यहां 8 को हाइड्रोजन, यहां भी 8 को, यहां भी, यहां 10 को, तो यहां 2 को तो सेम ना हो गया, तो ये नहीं शो करेगा। अगला यहां देखो 2 कार्बन 2 कार्बन, मेरे पे कार्बन सेम हो गया, नहीं होगा। यहां देखो 3 कार्बन से कितना 4 कार्बन, 4 कार्बन से कितना 5 कार्बन, एक एक कार्बन बढ़ रहा है, कितना हाइड्रोजन बढ़ रहा है? तो 2 हाइड्रोजन बढ़ा, फिर 2 हाइड्रोजन बढ़ा। इसका मतलब कहीं ना कहीं एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का अंतर हमारा इसी में है, और यही समजातीय श्रेणी को बताएगा। आगे चलते, एक मैग्नीशियम रिबन जो हमारा है वायु के प्रेजेंस में वो जलता है। तो मैग्नीशियम कहने का मतलब मैग्नीशियम धातु की बात करते हैं। ये किसके प्रेजेंस में? तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये जलता है, और जब ये जलता है तो जाहिर सी बात है उसका ऑक्सीकरण हो जाता है, तो ये हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड्स बनाएगा। और अगर आपको बैलेंस करना तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 से यहां भी कर दीजिए। तो मेरे भाई कुल मिलाकर के हम लोगों को ये दिख रहा है कि जब हम मैग्नीशियम को जलाते हैं तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मैग्नीशियम जलेगा, तो वो किसका फॉर्मेशन करेगा? तो वो फॉर्मेशन करेगा हमारा किसका? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड्स का। और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड्स हमारे हैं ये धातु के ऑक्साइड्स हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो ये हमारे धातु के ऑक्साइड्स, इस बात को ध्यान रखना। और जो धातु के ऑक्साइड्स होते हैं वो क्षारीय प्रकृति का होता है, और धातु के ऑक्साइड्स अम्लीय होता है। लेकिन याद रखना कि धातु जितने भी हैं उस धातु के जो ऑक्साइड्स बनते हैं वो क्षारीय प्रकृति का हमारा होता है। तो आपसे कह रहा है कि जब उसको जलाते हैं तो जलने के बाद एक सफेद पदार्थ बनता है। इसका मतलब मेरे भाई मैग्नीशियम हमारा जो ये बनता है ये व्हाइट पीपीटी के रूप में हमारा तैयार होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड्स बनेगा, और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी। जो बना वही आपसे पूछ रहा था। अगला कह रहा है कि कार्बन C+4 आयन क्यों नहीं बनाता, ये क्यों असमर्थ होता है? और बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, कार्बन C+4 आयन बनाने में असमर्थ क्यों होता है? ये क्वेश्चन आपसे मेरे भाई पूछा गया है। हम चाहेंगे कि आप लोग जितने लोग देख रहे हैं वो सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा। एक बात मेरे भाई हम आपसे जानना चाहते हैं, अगर हम कार्बन की अगर हम बात करते हैं तो आप ही बताइए कि जो कार्बन हमारा है इस कार्बन की वैलेंसी कितनी है? तो कहेंगे 4 होती है। इस कार्बन की वैलेंसी कितनी है? तो कहेंगे सर कार्बन है ना, इसकी वैलेंसी की अगर हम बात करेंगे तो इसकी वैलेंसी कितनी है? तो कहेंगे वैलेंसी तो इसका 4 होता है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। अगर कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो मेरे भाई इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना चाहिए? और 4 चाहिए, तभी तो ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो अब इसके पास 4 है और 4 इसको चाहिए, तो फिर डोनेशन नहीं होता है। अगर किसी के पास 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा तो ज्यादा वाले को डोनेट कर देता है, और किसी के पास 5 है, 6 है, 7 है तो वो किसी से ले सकता है। लेकिन यहां तो बराबर का मामला हो गया। इसका मतलब मेरे भाई ना तो इलेक्ट्रॉन को ये त्याग सकता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग भी नहीं कर सकता है, ना तो इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, ना तो इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, समझना गौर से, ना तो ये इलेक्ट्रॉन को त्याग सकता है और ना ही इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है? ना तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है। ना तो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सकता है, ना तो इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर सकता है? ग्रहण कर सकता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो ना तो इलेक्ट्रॉन को ये त्याग सकता है, ना तो इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण कर सकता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कार्बन क्या करेगा? तो साझेदारी करता है। ये क्या करेगा? तो कार्बन साझेदारी करता है। अब मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना है कि आपसे बोला गया कि कार्बन में C4+ आयन बनाने का असमर्थ हमारा क्यों होता है? तो क्योंकि यह श्रृंखलन गुण प्रदर्शित करता है, क्योंकि यह आसानी से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है। ये तो बिल्कुल भी नहीं करेगा, ना तो यह ग्रहण कर सकता है, ना तो यह त्याग सकता है, क्योंकि इसके पास 4 आधा का मामला है। कम ज्यादा होता तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण या त्याग हो जाता। दूसरी बात मेरे भाई कि अगर क्योंकि इसके निर्माण के लिए अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए कभी भी C4+ आयन नहीं बनाता है। ये चीज आपका राइट है। ये C4+ आयन हमारा नहीं बनाता है। ये इसलिए अगर C4 आयन अगर बना दिया तो C4+ का मतलब आप समझ रहे हैं क्या होता है? C4+ का मतलब आप समझ रहे हैं इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब मेरे भाई चारों इलेक्ट्रॉन का त्याग हो गया। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग? 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग। और ये 4 इलेक्ट्रॉन को त्याग करने वाला है नहीं। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन को त्यागने के लिए उसको ज्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन के लिए हम लोग आंसर करेंगे क्यों नहीं उसको त्याग सकता है? क्योंकि इसके निर्माण के लिए अधिक मात्रा की ऊर्जा की आवश्यकता होती, इसीलिए ऐसा नहीं कर पाएगा। अगर कार्बन में श्रृंखलन गुण तो होता है, ये बिल्कुल सही बात। अगर कार्बन में श्रृंखलन गुण होता है तो कार्बन के असंख्य हमारे क्या बनते हैं? तो कार्बन के असंख्य यहां पर हमारे, हम किसकी बात कर रहे हैं? तो कार्बन के असंख्य हमारे यौगिक बनते हैं। कार्बन के असंख्य हमारे यौगिक बनते हैं।
असंख्य यौगिक बनते हैं। कार्बन के कितने यौगिक बनेंगे? तो असंख्य यौगिक बनते हैं, इस बात को ध्यान रखना। कार्बन के असंख्य यौगिक बनते हैं, इसीलिए हम कहते हैं उसमें श्रृंखलन गुण है, तो हम कहेंगे कार्बन का असंख्य यौगिक बनेगा। और पूरे प्रेडिक्टेबल में अगर कार्बन को देखिएगा तो आप सीधा समझ लीजिए कार्बन ही हमारा ऐसा तत्व होता है जो हमारा असंख्य यौगिक का निर्माण कर सकता है। दूसरा किसी कंपाउंड में इतना पावर नहीं होता है, इसलिए एक कार्बन के चलते पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोगों को पढ़ना पड़ता है। चलिए आगे चलते हैं मेरे भाई, अगला क्वेश्चन अब आगे देख लीजिए। चैप्टर वाइज अगर किसी को चाहिए कि लगता है कि हमको चैप्टर वाइज में वीकनेस है, और चैप्टर वाइज में मेरी वही थ्योरी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ईवीएस का वही थ्योरी है जो थ्योरी आपके एग्जाम में बार बार रिपीट कर रहा है क्वेश्चंस को, उसी थ्योरी की क्लासेस हम आपको करवा रहे हैं, लेकिन ये चैप्टर वाइज बैच करके आपको मिलेगा। देखिएगा, सर्च कीजिएगा चैप्टर वाइज बैच, तो आपके सामने में ये बैच देखने को मिल जाएगा। ठीक है, धातु के संदर्भ में कौन सा कथन हमारा सही है? तो हम सभी लोग जानते हैं कि जो धातु होता है वो चमकदार होता है, धातु मेरे भाई मुलायम भी होता है, धातु हमारा कठोर भी होता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि क्षारीय धातु की बात करें तो पहले ग्रुप में क्षारीय धातु आता है, पहले ग्रुप के एलिमेंट क्षारीय धातु, और पहले ग्रुप में ही हमारा सोडियम वगैरह आता है। सोडियम हमारा ऐसा धातु है जो काफी मुलायम होता है, तो मेरे भाई उसको चाकू से भी आप काट सकते हैं, तो ये बिल्कुल आप सही है। दूसरा कहता है कि मरकरी को छोड़ करके, मरकरी हमारा किस अवस्था में होता है? द्रव अवस्था में होता है, और अन्य सभी धातु तापमान पर हमारा ठोस अवस्था में होता है। ये स्टेटमेंट सही है। तो मरकरी एक ऐसा धातु है जो रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में होता है, बाद बाकी सभी धातु हमारे किस अवस्था में होते हैं? ठोस अवस्था में होते हैं। लेकिन अधातु की बात करेगा तो अधातु हमारा क्या होता है? हमारा अधातु द्रव भी होता है, ठोस भी होता है और गैस भी होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगर कहीं पर अगर चर्चा कर लिया, अगर आपसे धातु की बात कर लिया मेरे भाई, तो इसमें मेटालिक लेक्चर होता है, और धातु की बात करते हैं ये जनरली हमारा किस अवस्था में होता है? तो आपको ध्यान रखना है ये धातु जनरली किस अवस्था में? तो जनरली ठोस अवस्था में होता है, जनरली ठोस अवस्था में होता है। अब इसके लिए मेरे भाई एक अपवाद है, और अपवाद तो आपको पता है कि याद रखना है। अपवाद में हमारा मरकरी है, और ये मरकरी धातु है, ये हमारा किस अवस्था में? तो द्रव अवस्था में है। ये किस अवस्था में? तो हम लोग कहेंगे ये हमारा द्रव अवस्था में होता है। लेकिन अगर हम अधातु की अगर हम बात करते हैं तो एक बात आप जान लीजिए, जो अधातु होते हैं ये ठोस भी होते हैं, ये द्रव भी होता है, और ये गैसियस अवस्था में भी हमारा होता है। ये तीनों अवस्था में देखने को मिलता है। इस बात को अभी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, जितने लोग लाइव देख रहे हैं मेरे भाई, सभी लोग सेशन को जरूर लाइक कीजिए। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। जब दोनों स्टेटमेंट सही है तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा? तो कहेंगे सी हमारा राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा क्या हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है ये किसी भी सूरत में राइट हो जाएगा। चलिए आगे, हाइड्रोकार्बन के अनुभार के बढ़ते क्रम के अनुसार निम्नलिखित में से आपको बताना है सही क्रम कौन सा। बताइए मेरे भाई, हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं? सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि अगर हम हाइड्रोकार्बन की अगर हम बात करते हैं ना, तो हाइड्रोकार्बन हम उसको कहते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो। कार्बन तथा हाइड्रोजन, कार्बन तथा हाइड्रोजन से बना यौगिक, कार्बन तथा हाइड्रोजन से जो बना कंपाउंड होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसी को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो कार्बन तथा हाइड्रोजन से बना यौगिक को हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। लेकिन हाइड्रोकार्बन जो हमारा होता है वो दो प्रकार का होता है। चलो जान लो, अगर हाइड्रोकार्बन की हम बात करते हैं ये कितने प्रकार का होता है, तो आप जान लीजिए हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का हमारा होता है। एक हमारा कैसा होगा? तो एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमारा होता है। चलो बता देते हैं थोड़ा सा, ये सैचुरेटेड हमारा हाइड्रोकार्बन होगा। और दूसरा जो हमारा होगा वो कैसा होगा? तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। अगर सैचुरेटेड बोलेंगे, अनसैचुरेटेड बोलेंगे, उसका मतलब समझ में आना चाहिए आपको, उतने भी बेवकूफ आप नहीं है। अनसैचुरेटेड कहने का मतलब है इसमें आपका क्या होगा? तो इसमें हमारा कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, और कार्बन कार्बन के बीच में हमारा क्या होगा? कि यहां पर ट्रिपल बॉन्ड भी होगा। तो एक अल्कीन होगा, दूसरा अल्काइन होगा। लेकिन सैचुरेटेड बोल दिया, इसका मतलब कार्बन कार्बन के बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड ही होगा। अब मामला यह है कि अगर कभी भी सिंगल बॉन्ड दिख गया तो उसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे, डबल बॉन्ड दिखेगा या ट्रिपल बॉन्ड दिखेगा, यह असंतृप्त हमारा हाइड्रोकार्बन कहलाता है। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का होता है। अब हम लोग को समझता है यहां पर जो भी हाइड्रोकार्बन हमारे दे रखे हैं उसके बढ़ते हुए अनुभार में सजाना है। तो मेरे भाई मीथेन की बात करते हैं, उस मीथेन के बाद क्या होगा? इथेन होगा। इथेन के बाद क्या होगा? प्रोपेन होगा। प्रोपेन के बाद क्या होगा? ब्यूटेन होगा। इसका मतलब यही हमारा फॉलो कर रहा है। मीथेन में अगर देखेंगे तो एक कार्बन और हमारा 4 हाइड्रोजन। इथेन में अगर देखेंगे तो C2 हमारा कितना हो जाएगा? तो कहेंगे C2 हमारा H6 हमारा हो जाएगा। अगर प्रोपेन में देखेंगे तो कितना होगा? तो एक एक कार्बन बढ़ रहा है तो हमारा C3 हो जाएगा,
और यहां पर हमारा कितना C3H2 होगा, और इसमें कितना तो हम कहेंगे 4 को कार्बन हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन की बढ़ोतरी हो जाएगी, और मेरे भाई हमारा कितना तो कहेंगे C4H10 हो जाएगा। तो मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन में आप देख रहे हैं कि कार्बन हाइड्रोजन बढ़ रहा है, और जब कार्बन हाइड्रोजन बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है एक कार्बन 2 हाइड्रोजन बढ़ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरे भाई कि कार्बन हाइड्रोजन अगर बढ़ रहा है इसका मतलब कहीं ना उसका अनुभार भी बढ़ रहा है। तो आप यहां पर बढ़ते हुए क्रम में आप ऑर्डर में आपका यही होगा, पहले प्रोपेन हो गया बिल्कुल, पहले ब्यूटेन हो गया बिल्कुल गलत है, तो सीधा हमारा ये होगा मीथेन के बाद इथेन, इथेन के बाद प्रोपेन, प्रोपेन के बाद ब्यूटेन, ये हमारा होता है। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि बताइए कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। ये सही स्टेटमेंट को ढूंढना है। कहता है कि ज्वरहारी, जिसको कहते हैं ज्वरहारी, कहने का मतलब क्या समझ रहे हो? ज्वरहारी कहने का मतलब होता है कि अगर किसी को बुखार लग गया, दवाई देते हैं तो बुखार टूट जाता है, उसको ज्वरहारी कह रहे हैं। और एंटीपायरेटिक दवाई उसी में इस्तेमाल होता है, और अधिक ज्वर के शरीर के ताप को कम करने के लिए हमारा एंटीपायरेटिक दवाई यूज होता है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अगला है एनाल्जीन और फिनासिटिन और पैरासीटामोल। मेरे भाई फिनासिटिन और पैरासीटामोल जो हमारा होता है ये हमारा ज्वरहारी हमारा होता है। ये कैसा होगा कि ये हमारा ज्वरहारी तो हमारा होता है, लेकिन एनाल्जीन जो हमारा होता है ये ज्वरहारी हमारा नहीं है, एनाल्जीन हमारा पेन किलर होता है। ये हमारा कैसा होगा कि ये हमारा दर्द निवारक दवाई होता है। ये कैसा होगा तो ये हमारा कंप्लीट रूप से दर्द निवारक होता है, इस बात को ध्यान रखना। पेन किलर के रूप में हमारा ये इस्तेमाल होता है। ये किसके रूप में? तो पेन किलर की बात करते हैं, ये पेन किलर के रूप में इस्तेमाल होता है। तो यहां पर कह रहा है कि ये तीनों जो है ये तीनों समान ज्वरहारी है। ये क्या तीनों हमारा बुखार को कम कर रहा है? ये दोनों तो बुखार को कम कर रहा है, लेकिन ये बुखार को कम नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये आप काट देंगे। अगला कहता है पैरासीटामोल और एस्प्रिन की बात करते हैं। तो पैरासीटामोल मेरे भाई ज्वरहारी है, एस्प्रिन हमारा दर्द निवारक दवाई है, इसका मतलब ज्वरहारी और पीराहारी, इसका मतलब मेरे भाई आपका दर्द भी को भी खत्म करेगा और ज्वरहारी भी। इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपका सही है। क्रमशः नहीं लिखा जिसका मतलब लगातार नहीं समझेंगे। तो एस्प्रिन क्या करता है? दर्द निवारक दवाई है, और पैरासीटामोल क्या करेगा? तो आपके बुखार को कम करता है। इसका मतलब ये दोनों स्टेटमेंट आपके सही है, ये और ये सही है। जब ये दोनों सही है तो आप कहेंगे पहला तीसरा सही, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ आप जाइए। आगे चलते हैं। अगला कहता है केनेजारो प्रतिक्रिया जो नहीं दिखलाता हमारा किसमें, इसको हम अभी रहने देते हैं। केनेजारो रिएक्शंस बताने के लिए मेरे पास थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इधर का क्वेश्चन हम लोग तब तक कर लेते हैं। जल में साबुन सॉल के कोलाइड जो होते हैं हमारे कैसे होते हैं? तो मेरे पास जल में साबुन सॉल के कोलाइड के जो कण होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, वो आपसे पूछा गया है। तो कोलाइड के जो कण होंगे हमारे कैसे होते हैं? नेगेटिवली चार्ज होता है। ये कैसा होगा मेरे भाई? तो ये हमारा नेगेटिवली चार्ज होता है, ये ऐसा होगा। और आप जानते हैं कि जब साबुन पानी के साथ घुलता है तो मिसेल का नाम आपने सुना होगा, और मिसेल की अगर हम बात करते हैं, और इस पर क्वेश्चंस आपके बारे में आपको देखने को मिला होगा। अगर हम मिसेल की बात करें, इसको हिंदी में मिसेल पढ़ते हैं, तो ये मिसेल कहां देखने को मिलता है? तो मिसेल आपको देखने के लिए वहां मिलता है जहां पर साबुन और पानी का क्या बनता है? तो कहेंगे घोल बनता है, वहां पर देखने को मिलता है। जब साबुन और पानी का घोल बनता है तो वहां पर आपको देखने मिलता है। तो साबुन प्लस में पानी को जब हम लोग घोलते हैं तो मिसेल बनता है। और वैसी परिस्थिति में मेरे पास जो मिसेल है ना, ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, और ये किस शेप में होता है, इसकी आकृति कैसी होती है? तो मिसेल की आकृति भी क्वेश्चन में पूछता है, याद रखना ये स्फेरिकल होता है। ये कैसा होगा? तो कहेंगे ये हमारा स्फेरिकल आकृति का होता है। एक्चुअली में जब आप इसकी आकृति को देखना चाहेंगे, इसका टेल इधर होगा, हेड इधर होगा, टेल इधर होगा तो हेड इधर होगा। सबका मेरे भाई हेड बाहर की तरफ होगा और टेल किधर होगा? तो कहेंगे टेल हमारा अंदर की तरफ होता है। ऐसे हमारा गुच्छा जैसा हमारा बना हुआ रहता है, ऐसे गुच्छा जैसा हमारा बना हुआ रहता है, और ये कंप्लीट रूप से स्फेरिकल हमारा होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। ये कंप्लीट रूप से कैसा होगा? तो कहेंगे हमारा स्फेरिकल होता है। ये कंप्लीट रूप से कैसा? तो कहेंगे स्फेरिकल हमारा होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ऐसा हमारा होता है। अब इसमें क्या होगा? तो ये जो हमारा बाहर वाला जो हमारा होता है, अगर हम कहेंगे मिसेल जो हमारा बनता है, जो बाहर वाला हमारा होता है वो कैसा होगा? तो बाहर में हम कहते हैं कि हमारा यहां पर कैसा? कहेंगे इस पर प्लस आवेश होता है, इस पर माइनस होता है। यहां प्लस, यहां प्लस, यहां प्लस, जिसका भी हेड है सब पर प्लस, जिस पर भी हेड है उस पर क्या होगा? तो कहेंगे प्लस होगा, जिस पर भी हेड होगा वो प्लस हमारा होता है। और बीच में मेरे भाई यहीं पर गंदगी हमारा बीच में ही रह जाता है। तो और अगर ये प्लस है तो यहां माइनस, यहां माइनस, यहां माइनस, यहां माइनस, यहां माइनस, यहां माइनस, यहां माइनस हमारा होता है। और इसी संरचना को हम लोग क्या कहते हैं? मिसेल कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो कोलाइड हमारे होते वो तो हमारे कोलाइड क्या होंगे? तो जो कोलाइड हमारे होंगे वो हमारा नीचे में यहां पर हमारा जमा हो जाता है, ये कोलाइड हमारा होता है, जो गंदगी के साथ हमारा होता है। मेरे भाई कोलाइड कहने का मतलब यहां पर जो गंदगी है ये गंदगी रह जाता है, ये गंदगी की हम बात कर रहे हैं। और यही गंदगी को यहां पर किस रूप में देख रहे हैं? तो हम लोग
कोलाइड के रूप में रख रहे हैं। तो गंदगी पर कोलाइड पर कैसा आवेश है, तो कहेंगे इस पर निगेटिवली चार्ज है। ये कैसा होता है, तो कहेंगे हमारा निगेटिवली चार्ज होता है। इसीलिए मेरे भाई आपसे बोला गया कि कोलाइड के जो कण होंगे वो कैसे होंगे, तो ऋण आवेशित होंगे। यानी इस क्वेश्चन के जो आंसर होंगे वो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, तो कहेंगे ए करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। HgSO4 की उपस्थिति में जब एसिटिलीन, एसिटिलीन का नाम आपने सुना होगा मेरे भी, एसिटिलीन हमारा एक प्रकार का क्या होता है, लेकिन गैस भी होता है। और एसिटिलीन गैस से हम लोग क्या कर रहे हैं कि तनु स्फुलिंग से गुजारते हैं तो कौन सा यौगिक हमारा बनता है। तो एक चीज आप ध्यान रखिएगा, ये हमारा क्या है, तो कहेंगे यहाँ पर एसिटिलीन की हम बात करते हैं। और एसिटिलीन हमारा किसके प्रेजेंस में कह रहा है मेरे भाई, तो एसिटिलीन हमारा इसकी उपस्थिति में कह रहा है, यानी कि मरकरी सल्फाइड HgSO4 के प्रेजेंस में कह रहा है। और मेरे भाई यहाँ पर क्या मिलाना है, तो उसमें तनु H2SO4 का यहां पर ऐड करना है। तो ऐसे केस में हमें क्या मिलता है, तो यही एसिटिलीन हमारा एसिटल्डिहाइड बन जाता है। यही क्या बन जाएगा, कि हमारा एसिटल्डिहाइड की हम बात करते हैं, एसिटल्डिहाइड, यही एसिटल्डिहाइड हमारा बन जाता है। और एसिटल्डिहाइड का जो केमिकल फॉर्मूला हमारा होगा वो क्या होगा, CH3CHO होता है। CH3CHO हमारा होता है। मेरे भाई इस क्वेश्चन को आप इतना ही रिएक्शन को आप याद रखिएगा, एसिटिलीन से एसिटल्डिहाइड हमारा तभी बनता है जब किसके प्रेजेंस में, तो हम लोग सीधा कहेंगे मरकरिक सल्फेट के प्रेजेंस में, और के तनु सल्फ्यूरिक एसिड से जब पास कराते हैं तो कौन सा यौगिक बनता है, तो एसिटिल्डिहाइड बनता है। तो एल्डिहाइड ग्रुप कौन सा था, CHO जिसमें लगा उसको एल्डिहाइड ग्रुप कहेंगे, तो यही होगा। ये तो हमारा नहीं होगा, तो ये तो हमारा कीटोन का है, तो ये नहीं होगा। ये मेरे भाई ये किसका ग्रुप है, तो कहेंगे ये कीटोन का, तो ये नहीं होगा। ये किसका ग्रुप है, तो कहेंगे ये देख करके पता चल रहा है कि सर ये एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड हमारा है। ये किसका है, तो मेरे भाई देख करके OH ग्रुप लगा हुआ, इसका मतलब ये एल्कोहल दे रखा है। तो इसके आंसर अगर करेंगे तो आप ऑप्शन नंबर सी के साथ आप जाएंगे। चलिए आगे थोड़ा सा और फास्ट करेंगे। समान ताप और दाब पर सभी गैस के जो समान आयतन के अणुओं की संख्या जो होती है वो समान होती है, ये बोला गया है। तो मेरे भाई एवोगाड्रोज लॉ आप पढ़े होंगे, एवोगाड्रोज लॉ आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे ऐसा बात ही नहीं है। अगर एवोगाड्रोज लॉ की अगर हम बात करते हैं, एवोगाड्रोज लॉ जो हमारा होता है इसमें हम लोग कहते हैं एट STP पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर एट STP पर जो वॉल्यूम हमारा होता है वो समानुपाती नंबर ऑफ मोल्स का होता है। तो यहां पर समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान है, समान आयतन में अणुओं की संख्या समान है, समान आयतन में अणुओं की संख्या समान है एट STP पर, यह एवोगाड्रोज का नियम हमारा कहता है। और एवोगाड्रोज का नियम हमारा यहां पर क्या कहता है, तो यही रिलेशन हम लोग को ध्यान रखना है। जीवाणु के संदर्भ में आपको कौन सा स्टेटमेंट गलत है वो बताना है। किसके संदर्भ में, तो जीवाणु के संदर्भ में आपको कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। मेरे इस बात को ध्यान रखना है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एथ्रियोमाइसिन जैसे प्रतिजैविक का निर्माण हम लोग नहीं करते हैं। एक बात याद रखना मेरे भाई, ये स्टेटमेंट जो हमारा दे रखा है ना, ये हमारा स्टेटमेंट जीवाणु के कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है बोला गया, ये गलत दे रखा है। प्रतिजैविक मतलब एंटीबायोटिक का निर्माण नहीं करता है। और मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं कि ये जो हम लोग को दे रखा है ये सब जीवाणु के द्वारा ही बनता है। ये सब किसके द्वारा बनता है, तो ये सब जीवाणु के द्वारा ही हमारा एंटीबायोटिक बनता है। ये सब एंटीबायोटिक है। और ये एंटीबायोटिक किससे, तो कहेंगे ये एंटीबायोटिक हमारा, ध्यान रखना, ये जो एंटीबायोटिक हमारा ये किससे बनता है, तो ये एंटीबायोटिक जीवाणु द्वारा ही बनता है, हमारा जीवाणु द्वारा ही बनता है। ये एंटीबायोटिक जीवाणु द्वारा बनता है, इस बात को ध्यान रखना। तो ये जीवाणु द्वारा बनता है, यहां कह रहा है कि निर्माण नहीं करता है, जो कि मेरे भाई गलत था। तो यही आंसर हमारा, ये तो हमारा सही है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कृषि हेतु मृदा की फर्टिलिटी बढ़ता है, ये बिल्कुल सही बात है। नाइट्रोजन फिक्सेशन हमारा करता है तो हम कहते हैं मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ जाती है मिट्टू। अगला, यह दही एवं योगार्ट का निर्माण से लेकर के सिरके का भी निर्माण करता है। कौन, तो मेरे भाई जीवाणु पर फोकस करना है। और नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में जो जीवाणु हमारा भाग लेता है वो कौन लेता है, आपको पता होगा मेरे भाई, राइजोबियम बैक्टीरिया का नाम आपने सुना होगा। राइजोबियम बैक्टीरिया का नाम आपने सुना होगा। नाइट्रोजोबियम बैक्टीरिया, नॉस्टॉक, ये सब हमारा होता है। तो राइजोबियम बैक्टीरिया का नाम आपने सुना होगा। ये सब राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ा देता है। तो ये भी जीवाणु तो है। यहां भी मेरे भाई दही में भी हमारा लैक्टिक एसिड, इसमें भी जीवाणु हमारा होता है। लैक्टोजेनिक हमारा जीवाणु होता है, लैक्टोजेनिक बैक्टीरिया होता है। तो ये भी हमारा इसमें काम करता है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है। तो मेरे भाई कौन नहीं करता है, इसका मतलब इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा गलत है। ये हमारा कह रहा है कि यहां पर जीवाणु द्वारा निर्माण नहीं होता, हम कहते हैं कि जीवाणु द्वारा निर्माण होता है, ये कह रहा है कि नहीं होता। तो पहला गलत है। तो बताइए आंसर बोला गया कि कौन सा हमारा गलत है वो बताना है। तो केवल एक, ओनली वन गलत है, ओनली वन गलत है। यानी इस क्वेश्चन के अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए के साथ आप जाओगे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है, ये सब चीज कुछ कुछ चीज याद रखना पड़ेगा आपका, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है।
चलिए बताइए इस क्वेश्चन के आंसर। कहता है कि आपको ये बताना है कौन सा जाइलम जल में खनिज लवण का अवशोषण भी करता है और साथ ही साथ मेरे पास अवशोषण भी करता है और ट्रांसपोर्ट भी करता है, ये दोनों काम इसके होते हैं। ये स्टेटमेंट हमारा सही है। अगला, फ्लोएम भोजन के संवहन का कार्य करता है। जाहिर सी बात है, फ्लोएम जब हमारा आफ्टर फोटोसिंथेसिस के बाद भोजन बन जाता है प्लांट वगैरह में, तो उसका हर एक जगह पहुंचाने का काम हमारा फ्लोएम करता है। ये हमारा एक दिशात्मक होता है, जबकि ये हमारा द्विदिशात्मक होता है। और प्राथमिक और द्वितीयक फ्लोएम हमारा जो जुड़ा हुआ था वो स्क्लेरन कायमा से ही हमारा बना हुआ रहता है, उसको फ्लोएम फाइबर के नाम से हम लोग जानते हैं। तो मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना, ये तीनों स्टेटमेंट हमारे राइट है। जब तीनों स्टेटमेंट राइट होगा तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट, अगर डबल फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं, वाह वाह वाह, अगर डबल फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो मेरे भाई डबल फर्टिलाइजेशन हमारा किस में होता है, तो आपको ध्यान रखना जिस प्लांट में डबल फर्टिलाइजेशन होता है वो प्लांट हमारा कौन सा होगा, तो एंजियोस्पर्म हमारा होता है। तो मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना, यहां पर डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है। अगर डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है वो आपको समझना है, और डबल फर्टिलाइजेशन की जो क्रिया होती है वो किस में होती है, तो ये क्रियाएं जो होती है वो किस में होता है, तो आवृत्त बीजी में होता है। ये केवल और केवल आवृत्त बीजी में होता है। हम लिख भी देते हैं यहाँ पर बगल में, केवल याद रहना चाहिए। और आवृत्त बीजी हम लोग एंजियोस्पर्म को कहते हैं। इंग्लिश में इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसी को हम लोग, एक तो हमारा जिम्नोस्पर्म होता है, एक हमारा एंजियोस्पर्म की हम बात करते हैं। और मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं जो एंजियोस्पर्म हमारा होता है, इसमें फल भी होता है, इसमें बीज भी होता है। इसमें फल भी होता है और इसमें क्या होगा, बीज भी होता है। तो एक बार मेरे भाई फल बनाने के दौरान हमारा फर्टिलाइजेशन होगा, और एक बार जब वो बीज बनता है तब फर्टिलाइजेशन होता है। इसमें कितने बार फर्टिलाइजेशन होगा, एक बार यहां पर फर्टिलाइजेशन होगा, एक बार यहां पर फर्टिलाइजेशन होगा, यानी एक बार यहां फर्टिलाइजेशन होगा, एक बार यहां पर फर्टिलाइजेशन होगा, तो दो बार मेरे भाई होता है। इसको कहते हैं, ये डबल फर्टिलाइजेशन का जो कंसेप्ट है वो केवल और केवल आवृत्त बीजी में होता है। और आवृत्त बीजी हम उसको कहते हैं जिसके बीज का बाहरी आवरण होता है। इस बात को आप ध्यान रखना। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन का अगर आंसर केवल आवृत्त बीजी ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर एक ही करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। यही में केवल और केवल हमारा डबल फर्टिलाइजेशन होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो आंसर करेंगे केवल और केवल वन करेक्ट होगा। और कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, पत्ती की कोशिका में प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थान क्या होगा, तो प्लांट की पत्ती में हमारा हरित लवक क्लोरोफिल जहां होगा वही हो जाएगा। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो आंसर क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर हमारा ये हो जाएगा। और इसके बारे में तो कई बार डिटेल बताए हुए हैं, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। सिनेप्सिस जो हमारा होता है, देखो ये सिनेप्स नहीं है, ये सिनेप्सिस है। और सिनेप्सिस की अगर हम बात करते हैं तो सिनेप्सिस हमारा कब बनता है, तो सिनेप्सिस कहने का मतलब है ये हमारा जायगोट बनने के दौरान, जब सेल डिवीजन होता है तो हमारा क्या होता है, जायगोट बनने के दौरान हमारा सिनेप्सिस हमारा होता है। जायगोटिन के दौरान हमारा सिनेप्सिस होता है। और सिनेप्सिस में क्या होता है, तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में हमारा मिलता है और उसी परिस्थिति में हमारा जायगोट बनता है। इसका मतलब है कि मियोसिस के हमारा मियोसिस के दौरान ही हमारा होता है, और मियोसिस में हमारा प्रोफेज होता है, उसी में ये चीज होता है। तो सिनेप्सिस कब होगा, तो मेरे भाई यहां पर मियोसिस का नाम आपने सुना होगा, और मियोसिस को हम लोग अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, अर्धसूत्री विभाजन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये हमारा अर्धसूत्री विभाजन है, ये बात आपको ध्यान रखना। तो मियोसिस हमारा सेल डिवीजन अर्धसूत्री विभाजन करता है, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन में भी आपको ध्यान रखना है कि जब क्रोमोसोम हमारा अर्धसूत्री विभाजन में भी प्रोफेज की हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, मेटाफेज, प्रोफेज, इंटरफेज, ये सब होता है ना। तो प्रोफेज के दौरान मेरे भाई, प्रोफेज के दौरान ये क्या होता है कि प्रोफेज के दौरान जो क्रोमोसोम हमारे होते हैं, उसके अंदर जो क्रोमोसोम हमारे होते हैं, ये क्रोमोसोम पेयर्ड होते हैं। यही क्रोमोसोम हमारा पेयर्ड होता है, तब जाकर के जायगोटिन का निर्माण होता है। तो मेरे भाई हम कहें कि सिनेप्सिस हमारा यही हमारा कहलाता है, इसी को सिनेप्सिस कहते हैं। आगे चलते हैं, प्रोटीन जो संरचनात्मक भी होती है और एंजाइम भी हमारा, और एंजाइम भी। मेरे भाई एक बात बताइए, संरचनात्मक कहने का मतलब होता है कि वो हमारा क्या करेगा, तो संरचनात्मक कहने का मतलब है वो हमारा सेल की तरह भी काम करता है, और साथ ही साथ वो हमारा क्या होगा, तो एंजाइम भी होगा। साथ ही साथ वो क्या होगा, तो एंजाइम भी होगा। तो हम सभी लोग जानते हैं मेरे भाई कि जो प्रोटीन हमारे होते हैं वो क्या होते हैं, तो प्रोटीन की अगर बात करते हैं तो जैसे मान लेते हैं हमारे पास मायोसिन प्रोटीन की हम बात करते हैं। हम किसकी बात करते हैं, तो मायोसिन प्रोटीन की बात करते हैं।
एक बात आप ध्यान रखना, ये जो मायोसिन प्रोटीन होते हैं ये कहां होता है, तो हमारे मसल्स में होता है। ये कहां पर, तो हमारा जो मसल्स होता है, हमारी जो मांसपेशी होती है उसी मांसपेशी में हमारा होता है। अब ये मसल्स मांसपेशी में हमारा ये होता है, तो मसल्स में अगर हमारा होता है मायोसिन प्रोटीन, तो ये मसल्स हमारा क्या होता है मेरे भाई, तो हम कहते हैं कि जो मसल्स हमारे होते हैं वो इस तरीके से हम कहते हैं स्ट्रक्चरल। कहने का मतलब आप यहां पर क्या कह सकते हो, आप इसमें दूसरे भाषा में आप कह सकते हो मेरे भाई कि ये हमारा कैसा होगा, तो ये मसल्स फाइबर के रूप में हमारा होता है। ये हमारा मसल्स फाइबर, जो हमारा मायोसिन प्रोटीन हमारा मसल्स फाइबर के रूप में भी हमारा होता है। साथ ही साथ मेरे भाई ये क्या करता है, ये प्रोटीन है, और हम लोग जानते हैं कि सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं, लेकिन सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, ये बात तो हम लोग जानते हैं। तो यहां पर हम लोग ये भी कह सकते हैं, एक तो आपका ये हो गया, ये मसल्स फाइबर, इसको कह दीजिए ज्यादा सही रहेगा, ये मसल्स फाइबर हमारा होता है। तो मायोसिन प्रोटीन का एक काम तो ये हो गया। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि जो मायोसिन प्रोटीन, हम लोग एक बात जानते हैं मेरे भाई कि सभी एंजाइम्स क्या है, जितने भी एंजाइम्स की हम बात करते हैं, ये सभी एंजाइम्स क्या होते हैं, तो सभी एंजाइम्स प्रोटीन होता है। ये बात आपको ध्यान रखना, सभी एंजाइम्स प्रोटीन होता है। और ध्यान रखना मेरे भाई, सभी प्रोटीन हमारे एंजाइम्स नहीं होते हैं, सभी प्रोटीन नॉट इक्वल टू एंजाइम्स, इस बात को आप ध्यान रखना, इसी कंसेप्ट पर इसको बनाना पड़ेगा। तो यहां पर एंजाइम्स, जो मायोसिन हमारे यहां पर है, ये एंजाइम्स की तरह भी काम करता है। इसका मतलब मेरे भाई प्रोटीन जो हमारा कैसा हो, तो कहेंगे प्रोटीन जो हमारा फाइबर के रूप में भी हो, मसल्स फाइबर के रूप में भी हो, और साथ साथ मेरे भाई मायोसिन हमारा क्या करता है, कहेंगे यहां पर एंजाइम के रूप में भी हमारा काम करता है, मसल्स में चलने की गति प्रदान करता है। ट्रिप्सिन वगैरह तो हमारा प्रोटीन का पाचन करता है। अगला कहता है एक्स गुणसूत्र और शुक्राणु, वाई गुणसूत्र वाले शुक्राणु के बीच में दृश्य भिन्नताएं जो होती है वो कैसी होती है। तो एक बात याद रखिएगा, अगर हम एक्स की बात करते हैं, एक्स क्रोमोसोम की अगर हम बात करते हैं, और अगर हम वाई क्रोमोसोम की अगर हम बात करते हैं, तो आपको याद रखना एक्स क्रोमोसोम की अगर हम बात करते हैं, ये जो एक्स क्रोमोसोम होता है ये साइज में बड़ा होता है, और किससे, तो कहेंगे वाई क्रोमोसोम से। ये हमारा साइज में बड़ा होता है किससे, तो वाई क्रोमोसोम से बड़ा होता है, इस बात को ध्यान रखना। एक्स बड़ा होता है किससे, तो वाई से बड़ा होता है, और एक्स अगर वाई से बड़ा है तो उसकी आकृति भी बदल जाती है। तो मेरे भाई अगर दृश्य भिन्नताएं की अगर बात करते, कोई दृश्य भिन्नताएं होती है तो बिल्कुल होता है। और होता क्या है, तो एक्स युक्त शुक्राणु जो होते हैं वो बड़े होते हैं, जबकि वाई वाला हमारा छोटा होता है। इस क्वेश्चन का आंसर मेरे भाई बी करना करेक्ट है, ये हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। और x और y की अगर हम बात करते हैं, दोनों में गतिशीलता एक समान होती है। यहां अधिक गतिशील देकर के गलत कह दिया, यहां नहीं बोल के गलत कह दिया, तो मेरे भाई आंसर करेंगे बी। नेक्स्ट, कॉलीफॉर्म क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि अगर कॉलीफॉर्म की अगर बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई, यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, तो कॉलीफॉर्म की हम बात कर रहे हैं। ये हमारा क्या, इसको हम लोग कॉलीफॉर्म कहते हैं। और कॉलीफॉर्म में आपको ध्यान रखना, ई कोली बैक्टीरिया का नाम सुने हैं, ये जो ई कोली बैक्टीरिया होता है, ये जो ई कोली बैक्टीरिया हमारा होता है, इसी को हम लोग कॉलीफॉर्म कहते हैं। तो जो बैक्टीरिया होता है जो गंदे पानी वगैरह में होता है, उसको हम लोग ई कोली बैक्टीरिया भी कहते हैं। और ई कोली बैक्टीरिया सिर्फ गंदे पानी में नहीं होता है, ये मेरे पास सिर्फ गंदे पानी में नहीं होता, ये सिर्फ गंदे पानी में ई कोली बैक्टीरिया नहीं होता, इस बात को ध्यान रखना। ये गंदे पानी में तो होता ही होता है, साथ ही साथ याद रखना हमारा जो स्टमक होता है, हमारा जो पाचन का जो तंत्र होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि बड़ी आंत कहते हैं, उसमें भी ये होता है। तो मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना, ये वहां भी होता है और ये बड़ी आंत में भी होता है, इस बात को ध्यान रखना। बड़ी आंत के किस भाग में होगा, तो कोलोन का जो पार्ट होता है उसमें होता है, तो बड़ी आंत में भी होता है। लेकिन ये जो ई कोली बैक्टीरिया होता है, ये जिस विटामिन को बनाता है वो विटामिन कौन सा है, तो ई कोली बैक्टीरिया जिस विटामिन का निर्माण करता है मेरे भाई, तो वो विटामिन कौन सा है, तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। ई कोली बैक्टीरिया ये विटामिन का निर्माण करता है। ये क्या करता है, तो कहेंगे हमारा विटामिन का, ये विटामिन का निर्माण करता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ये किस विटामिन का निर्माण करता है, तो मेरे भाई याद रखना, ये विटामिन B1 की अगर हम बात कर लेते हैं, या फिर विटामिन B1 की बात कर लीजिए, या फिर हम विटामिन यहां पर कहेंगे B2 की बात कर लीजिए, या फिर मेरे भाई यहां पर हम विटामिन किसकी बात करते हैं, B12 की बात कर लीजिए, या फिर हम लोग कहेंगे जो विटामिन हमारा यहां पर है K की बात कर लीजिए। तो मेरे भाई खास करके विटामिन B और विटामिन K का जो निर्माण करता है वो ई कोली बैक्टीरिया करता है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। तो यहां पर आपसे कोलिफॉर्म क्या होता है, तो कहेंगे हमारे पाचन नाल की बात करते हैं, जो हमारी जो हमारा यहां पर स्मॉल नहीं, हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसी के नाल में उपस्थित एक बैक्टीरिया है, जिस जो हमारा क्या करता है, कहेंगे यहां पर हम कहेंगे यही बैक्टीरिया की हम बात कर रहे हैं, जिसको ई कोली बैक्टीरिया के नाम से हम लोग जानते हैं। यानी इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, तो सी करेक्ट हो जाएगा, ये हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। अगला हम लोग चलते हैं नेक्स्ट मेरे भाई, मंजिल बैच आप देखते होंगे मैथ्स के लिए यहां पर किनका है, तो ये आपका कौशलेंद्र सर के द्वारा है। लेकिन ये बैच किसके लिए है, ये बैच मेरे भाई एकेडमिक के लिए है।
जो बच्चे 11 12 की तैयारी करते होंगे, जिसको 12th पास करना है, उनके लिए ये बैच है। एकेडमिक सेशन समझते हैं ना, उसके लिए है। 9 10th 11 12th जो लोग करते हैं उनके लिए, अगर किसी को रिकमेंड करना है तो 12th के लिए आप बैच का रिकमेंडेशन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि न्यूरोफाइसोसिस जो होता है, इससे मुक्त होने वाले हार्मोन्स को होते हैं। सबसे पहला चीज तो न्यूरोफाइसोसिस जो हमारा होता है, ये हम लोग प्रोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स को कहते हैं। ये किसको कहते हैं? तो मेरे भाई प्रोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स को ही कहा जाता है। ये किसको कहते हैं? जो प्रोस्टेरियर, जो पिट्यूटरी की बात करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड्स की अगर पिट्यूटरी ग्लैंड्स की बात करते हैं, उसी की हम बात करते हैं। और आपको पता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड से जो सिक्रेट करेगा तो ऑक्सीटोसिन भी सिक्रेट करता है। कौन करेगा? तो हम लोग सीधा कहेंगे ऑक्सीटोसिन हार्मोन तो करता ही करता है। साथ ही साथ मेरे भाई वैसोप्रेसिन हार्मोन के बारे में आप जानते होंगे। जो वैसोप्रेसिन हमारा हार्मोन होता है, इसी को एडीएच हार्मोन भी कहा जाता है। इसी को एडीएच हार्मोन भी कहते हैं। इस बात को आप सभी लोग जानते होंगे। ये शरीर में पानी को बैलेंस करता है। ये हमारे ऑक्सीटोसिन हार्मोन फीमेल के अंदर हमारा होता है, और कहते हैं कि मेमोरी ग्लैंड का विकास मेमोरी ग्लैंड से मिल्क सेक्रेशन में सहायक होता है, और साथ ही साथ गर्भाशय की दीवार में संकुचन पैदा करता है। तो मेरे भाई ये किसका सेक्रेशन करता है, किस हार्मोन का? तो ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन का करता है। नेक्स्ट सवाल, जो ताजे पानी में हमारा नहीं पाया जाता है वो हमारा कौन सा? तो कहेंगे वो हमारा ट्रैकोस्मियम। ट्रैकोडोस्मियम हमारा ये कहां पर? तो समुद्री पानी में, या फिर हम कहेंगे जो लवण वाला पानी होता है उसमें देखने को मिलता है। विटामिन जो स्टेरॉइड होते हैं, कौन सा विटामिन को स्टेरॉइड विटामिन कहते हैं? कौन सा विटामिन स्टेरॉइड होता है? तो विटामिन डी को हम लोग स्टेरॉइड विटामिन कहते हैं। और एक बात आप जान लीजिए मेरे भाई कि विटामिन डी को हम लोग हार्मोन विटामिन के नाम से भी जानते हैं। नोट करके लिख लेना। जो विटामिन डी है, इसी विटामिन डी को क्या कहते हैं? तो विटामिन डी को हार्मोन विटामिन के नाम से भी जानते हैं। ये हमारा हार्मोन विटामिन भी है, इस बात को याद रखना। ये विटामिन डी को हार्मोन विटामिन भी कहते हैं, इसलिए स्टेरॉइड हार्मोन होता है। और स्टेरॉइड हार्मोन होता है मेरे भाई, हम सभी लोग जानते हैं। ये स्टेरॉइड हमारा क्या कहते हैं? ये स्टेरॉइड हमारा यहां पर, ये स्टेरॉइड हमारा हार्मोन होता है। स्टेरॉइड हमारा हार्मोन होता है, और स्टेरॉइड हार्मोन को हम लोग सेक्स हार्मोन के नाम से जानते हैं। स्टेरॉइड हार्मोन को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? सेक्स हार्मोन के नाम से जानते हैं। लेकिन जो स्टेरॉइड हमारे हार्मोन होंगे, तो मेरे भाई हमने क्या बोला? विटामिन डी को हम लोग हार्मोन विटामिन भी कहते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं स्टेरॉइड हार्मोन की बात कर रहा है। इसका मतलब हार्मोन विटामिन हमारा डी ही होता है। कशेरुकी के आमाशय में मुख्यतः किसका पाचन होता है? मेरे भाई कशेरुकी मतलब जिसमें रीढ़ की हड्डी होती है। रीढ़ की हड्डी किसमें होता है? तो मछली वर्ग की बात करते हैं, स्तनधारी की बात कर लेते हैं, या फिर हम कह सकते हैं जो हमारा उभयचर होगा उसकी बात कर लेते हैं, सरीसृप की बात कर, जिसमें भी रीढ़ की हड्डी होगी उसको कशेरुकी प्राणी कहते हैं। और उसमें बोला गया है कि मुख्य रूप से पूछा गया कि पाचन की क्रियाएं जो होती है आमाशय में, वो किसके द्वारा होता है? तो मुख्य रूप से अगर पाचन अगर होता है मेरे भाई आमाशय में, तो याद रखना वो प्रोटीन का पाचन होता है। और प्रोटीन का पाचन हमारे आमाशय में मुख्य रूप से होता है। शरीर में उपस्थित समन्वय तंत्र जो हमारा होता है वो किसके किसके बीच में होता है? तो एक तो नर्वस सिस्टम हमारा जो क्या करता है, कहेंगे हमारा जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है उसको भेजता है, और अंतःस्रावी ग्रंथि होता है जिससे हार्मोन्स बाहर निकलता है। तो आप देखिएगा मेरे जब किसी को कोई फीलिंग्स वगैरह आता है तो वही इलेक्ट्रिकल इंपल्स, और जाहिर सी बात है यहां पर हम कहेंगे जो हार्मोन्स निकलते हैं उसी कारण ऐसा होता है। अट्रैक्शन या रिपल्सन ऐसा होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो शरीर में उपस्थित समन्वय का जो तंत्र हमारा पैदा करता है वो दोनों मिलकर करता है, और इसीलिए कहते हैं किसी के अंदर प्यार की जो भावनाएं पैदा होती है वो इन्हीं दोनों के समन्वय के कारण हमारा होता है। क्योंकि ये अंतःस्रावी ग्रंथि है तो ये हमारा किसका? तो कहेंगे ये हमारा हार्मोन्स को रिलीज करेगा, और ये तंत्रिका तंत्र क्या करता है? तो ये हमारा इलेक्ट्रिकल इंपल्स वहां तक भेजता है, तब जाकर के ये सीक्रेट करता है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही हमारा वो होता है, शरीर में समन्वय बनता है, इस बात को ध्यान रखना। और उसके बाद संरक्षा संस्था जो हमारा है ये किसके लिए है? तो एड्स शोध और नियंत्रण परियोजना के लिए, हमारा बेंगलुरु में स्थित है। याद रख लीजिएगा, कहानी सिंपल है। तो मेरे भाई आज का थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन आपका छूटा है, उसको हम कल डिस्कस कर देंगे, क्योंकि इसके बाद फिर मैथ का डिस्कशन होना है। थोड़ा आज लेंदी हो भी गया, और लेंदी थोड़ा क्वेश्चन था इसलिए टाइम लग गया, लेकिन नहीं तो मेरा कोशिश रहता है थोड़ा जल्दी ही डिस्कशन कराने का। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग फिर अगले क्लासेस में। एक क्वेश्चन इसमें जो छूटा है उसको कल डिस्कस कर देंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई, थैंक यू वेरी मच।